कि राजा के ऊपर भी राजदंड है। राजा है सबसे, तो उसकी जो परंपरा थी, उसकी परंपरा थी कि हमारे देश में पहली बात तो ये जो ऑफिस ऑफ किंग राजा है वो इलेक्टेड ऑफिस भी होता था। मिडिवल टाइम तक वो सिस्टम बदला, लेकिन ओरिजिनली इट वाज एन इलेक्टेड ऑफिस। और जब भी कोई राजा आता था या लोग उसको राजा बनाते थे, परिवार से भी अगर बनता था, तो उसके सिर, जिस दिन उसकी कोरोनेशन होती थी, तो राज पुरोहित आकर उसके सिर पर, राजा बोलता था कि मैं सर्वप्रथम हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं जो चाहे करूं और न्याय के लिए और देश की रक्षा के लिए, समाज के लिए मैं जो चाहे करूं। तो पुरोहित वाज अ टीचर, वो आके 3 बार उसके सिर पे मारता था और उसको कहता था कि तुम सबसे ऊपर नहीं हो, तुम्हारे से भी ऊपर धर्म है। और धर्म मतलब नॉट इन अ रिलीजियस सेंस एज वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, धर्म मीन्स राइटियस कॉन्डक्ट, सही व्यवहार, सही कर्म। तो राइटियस कॉन्डक्ट रखना है और धर्म, नियम कानून आपके ऊपर है। और ऐसे संगोल की प्रतीकात्मक जो संगोल को लाकर उस समय के प्रधानमंत्री जी को दिया गया। आपको हैरानी होगी वो कहां पड़ा था? इलाहाबाद म्यूजियम में, ये कहकर कि नेहरू जी की लाठी थी, वॉकिंग स्टिक। अब ये बात कौन कह सकता है जो अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ नहीं है? अब सेंगोल पड़ा है तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो नहीं मालूम था, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। लेकिन राजधर्म और ये जो हमारी परंपरा है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, तो ये तो मैं जानती थी कि हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी और वो शिवाजी के टाइम पे भी पूरी की गई थी। तो ये वैदिक काल से शिवाजी तक का इसका इतिहास है, जिसका परिचय मेरे को था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को भी ऐसा कुछ दिया गया था, ये एक जानकारी नहीं थी। तो उस सेंगोल को जब नई भारत की संसद के अंदर, मतलब अंग्रेजों की बनाई हुई एक पार्लियामेंट है, आजाद भारत की एक पार्लियामेंट होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए ना। तो आजाद भारत की पार्लियामेंट हो, उसमें भारत की परंपराओं का मान सम्मान हो, भारत के लोग अपनी परंपराओं से और इतने बड़े इतिहास से जुड़े, ये सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी विभाग ने कार्य किया है। और सेंगोल अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारत की परंपराएं धर्म को, न्याय को, नियम को व्यक्ति से कहीं ऊपर स्थापित करती हैं। और इसी संदेश को मैं आप सबके बीच में छोड़कर आप सबसे विदा लेती हूं कि भारत, मैं रहूं ना रहूं, मगर ये देश रहना चाहिए। और आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं। अमृत काल में हम सब एंटर करने वाले हैं, और जब भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे, मुझे नहीं पता मैं हूं या नहीं, लेकिन ये सब तो युवा शक्ति मेरी उम्र के लोग बन जाएंगे, और तब देश की कमान ये लोग संभालेंगे। और ये सब चीज़ों को अपनी प्रेरणा के रूप में, हमारे वीर वीरांगनाओं की जो बलिदान का इतिहास है, उसको प्रेरणा के रूप में लेकर देश को आगे लेकर बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। I would please request you to be with us because आपके इन्हीं एफर्ट्स, इन्हीं इनिशिएटिव्स की बदौलत आज ग्रीन वॉरियर्स भी हमारे साथ हैं, और आज आपको पाकर वो और ज़्यादा उत्साहित भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के इन्हीं एफर्ट्स की वजह से आज वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के तहत काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ देखें कि किस तरीके से आज यही ग्रीन वॉरियर्स हमारे साथ हैं, और साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारे ख़ास मेहमानों को भी, और मैं चाहूँगी इस वक्त सबसे पहले चीफ रेवेन्यू ऑफिसर अमित त्रिपाठी हमें प्लीज़ ज्वाइन करें। और सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान के कानाराम मेवाड़ा की मैम, मैं चाहूँगी देखिए किस तरीके से चाय की दुकान से प्लास्टिक रिसाइकिल के साथ साथ प्लास्टिक फ्री संकल्प इन्होंने लिया है। एक छोटी सी ये भी इनके काम को लेकर भी प्लीज अगर आप देखेंगी तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें अपने हाथों से इसी एफर्ट और इसी इनिशिएटिव के लिए अवार्ड भी जरूर दें। प्लीज प्ले करें राजस्थान के प्लास्टिक इस धरती का दुश्मन है
जिसको हमने अपने घर में पाल रखा है। नमस्कार आप सबका, मेरा नाम कानाराम मेवाड़ा है और लोग मुझे कांजी चाय वाले के नाम से जानते हैं। आज हमारी दुनिया में, हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक के पहाड़ बनते जा रहे हैं। जहाँ तक कि बड़ी गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, नगर पालिका भी साफ सफाई का लिए कर रही है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्लास्टिक को लेके मैंने ये शुरुआत की कि सबसे पहले जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक, आपके घर से निकलने वाला चिप्स, दूध का थैली, कैरी बैग या कप, किसी भी प्रकार का जो भी पाउच होता है, रेफर या पानी का बोतल या तेल का पाउच, उनको हमने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया। प्लास्टिक लाइए, मैं हर मंथली कभी स्कीम चेंज करता हूँ, जिसमें मैं कभी 1 किलो वेस्ट प्लास्टिक ला के दीजिए और आप आकर्षक इनाम पाइए। हर महीने मेरे पास 200 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक आता है और इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग मुझे ला के दे रहे हैं और मैं मेरे हिसाब से क्लीन अप प्रोग्राम भी करता हूँ। लोग इन्वायरमेंट को समझते, बाहर नहीं फेंकते। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अपने देश को आज़ाद होकर 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें कि आइए हम सब इस मुहिम में आगे बढ़ाएं और अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। मीनाक्षी मैम, कानाराम इस वक्त हमारे साथ हैं। कानाराम जी, मैं चाहूंगी आप प्लीज मंच पर आएं। अमित साहब, मीनाक्षी मैम थोड़ा सा सेंटर में जाइए। जी, और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए इनका समर्पण जरा मैम प्लीज देखिए। सुबह भोर में प्रातःकाल 5 बजे जब मैं अपने स्कूटर को निकालता हूं तो श्रमदान करके गंगा की तलहटी, गंगा के किनारों पर जो गंदगी है उसको सहेजते हैं, संभालते हैं और उसको कूड़ेदान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। पूरी टीम के साथ रोजाना 3 घंटा माँ गंगा के तट पर आकर माँ गंगा की आरती उतारना और लोगों को गंदगी न करने के लिए जागरूक करना, ये हमारी नियमित की दिनचर्या में शामिल है। आप सभी श्रद्धालुओं से यह निवेदन है कि गंगा किनारे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न करें। लोगों को बताया कि गंगा तट पर ये जो पॉलिथीन है, ये कपड़े हैं, ये सामग्रियां हैं जो गंगा के लिए हानिकारक हैं, उनको ऐसा न करें, ऐसा गंगा में विसर्जित न करें। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह अमृत महोत्सव आज हमको सीख देता है कि हम संगठित होकर अपने पर्यावरण के लिए लड़ें और जब हम मिलकर यह साथ करेंगे, हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा भारतवर्ष भी आरोग्य भारत की ओर बढ़ता जाएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राजेश जी प्लीज मंच पर आए। Thank you so much, Deep sir. I would request Group Editor Digital Panani Anand sir to join us. Thank you for your patience. Thank you for your presence, ma'am. Third Green Warrior Devendra Sura इस वक्त हमारे साथ हैं। इनकी ऑक्सीजन बाग की मुहिम मैम प्लीज जरा देखिए। 2011 में मैं चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ और वहाँ की हरियाली को देखा, इतना हरा भरा शहर को देखा और उसी समय मेरे भी मन में बीजारोपण हुआ। इस मातृभूमि के लिए, प्रकृति माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब पौधारोपण की शुरुआत की, युवाओं को जोड़ा, उसके बाद हर वर्ष 20-25 हजार पेड़ हम गांव में लगाते हैं और गांव वासियों को जोड़ते हैं। फिर 2020 में विश्व में कोरोना महामारी आई और उसको देखते हुए हमारे मन में ये विचार आया, अब गांव-गांव ऑक्सीजन बाग लगाए जाएं इस तरह के,
हजारों भारतीय प्रजाति के पेड़ हों जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, जो हजारों पक्षियों का आश्रय बनते हैं, और गांव वालों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये जन आंदोलन बना। पेड़ लगाना मेरा कर्तव्य ही नहीं, ये हम सब का कर्तव्य है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। देवेंद्र भी इस वक्त मैं चाहूंगी आप मंच पर आएं। मैम, ये एक और ग्रीन वॉरियर हैं जिनकी टीम अब 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ आगे बढ़ चुकी है। लास्ट और ग्रीन वॉरियर्स जिनको मैं चाहूंगी आपसे इंट्रोड्यूस करना, और उसी संयम की मैं सराहना भी करती हूं क्योंकि इकबाल लोन हमारे साथ हैं। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण की अपनी पहल से कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगाने का जो बीड़ा उठाया है। अमित सर, मैं चाहूंगी आप ज्वाइन करें। पनिनी सर, थैंक यू सो मच। अमित सर प्लीज एक बार मंच पर आएं। और इकबाल लोन ये एक और ग्रीन वॉरियर है, इन्होंने किस तरीके से कश्मीर की सुंदरता को बचाने का बीड़ा उठाया है, देखिए। अगर फिर दोस्त बरदोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, तो अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। पेड़ जो है इसी रफ्तार से कटते रहे तो आने वाले टाइम में जन्नत का एक कंसेप्ट ही रहेगा, जन्नत देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार जी, मेरा नाम इकबाल लोन है, मैं उड़ी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेनली हम लोग शेलिंग जोन में बैठे हैं इस वक्त। जंगलों में जब गोले गिरते हैं, जंगलों में आग लग जाती है तो काफ़ी जंगलों को नुकसान होता था उससे भी। तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 40 से 50% डिफॉरेस्टेशन था, लेकिन अब आस्ता आस्ता रिकवरी हो रही है। सीज़न जैसे प्लांटेशन सीज़न हमारा होता है, उसमें हम चिनार ट्री 4 से 5,000 ट्री या ज़्यादा, उससे ज़्यादा लगा देते हैं। हमने LOC से स्टार्ट किया था और तकरीबन करगिल तक भी प्लांटेशन किया है। एक बड़ा बेनिफिट जो है चिनार प्लांटेशन का कि चिनार की लाइफ बहुत है, 400 साल 300 साल है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन हो। जल जंगल ज़मीन के बगैर जीवन असंभव है। इकबाल जी, मैं चाहूंगी आप मंच पर आएं। मीनाक्षी मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, कश्मीर की खूबसूरती आपने देखी। अब समुद्री जनजीवन को बचाने के लिए किस तरीके से बिची भाई ने अपना जीवन न्यौछावर किया है वो हम दिखाना चाहेंगे। अमित सर, थैंक यू। दीप सर, आई वुड लाइक यू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। बिची भाई, विचित्र नंदन बिस्वाल। हमने जब 96 में 8th क्लास में पढ़ाई किए थे, मैं 4 बजे आते थे बीच को घूमने के लिए। घूमने के टाइम से हमने देखा कि इतना सारे ज़्यादा कछुआ मर रहे हैं हर साल। उसको कैसे ही प्रोटेक्शन करने के लिए कछुआ के बारे में सबको समझाएंगे। एक ऐसा चीज़ है जो हमारा समुद्र में रहना जरूरी है। जब कछुआ अंडा दे के समुद्र को रिटर्न जाता, उनके बाद उनका अंडे को कलेक्ट करके लेके आएंगे, उसका नेस्ट बनाएंगे, रखेंगे। 55 दिन बाद उससे बचा निकलेगा। उनके बाद उनको काउंट करके हम लोग लेके समुद्र में छोड़ेंगे। पूरा लाइफ मेरे दे दिए है समुद्र को, इसीलिए मैं शादी को भूल गया, वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने में लगा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव बना रहे हैं। सबको मेरे एक रिक्वेस्ट है, समुद्र हो या ऊपर पेड़ है
हमारा मकसद है प्रोटेक्शन करना। ये करने से हमारा जो न्यू जनरेशन आ रहा है ना, उनको हम कुछ दे के जाएंगे। रुचि भाई, मैं चाहूंगी आप मंच पर हमारे पास आए। Round of applause, and thank you so much for your presence, ma'am. Thank you for your precious time. Thank you so much, everyone. This is just a pause that we are taking a short break. लेकिन एक बार फिर से हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बता दूं, क्योंकि इसी की सक्सेस के बाद, या ये कह सकते हैं in continuation to the last year's resounding celebration, you are encouraged to hoist the flag in your home for a second edition of हर घर तिरंगा। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ये खास अभियान, जिसमें हर घर तिरंगा के तहत आप सभी जुड़ सकते हैं। जल्द आपके साथ वापस मिलते हैं। hello, check, hello.
hello, check, check, hello, hello, check, hello, hello, check, hello, 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 hello. Hello, 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 check, hello, 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 check, hello, 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 check, hello, 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 check, hello, 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 check, check.
भाषा में। देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल। अभी डाउनलोड करें मनी 9, आजादी पैसे की। 1605, the world read its first newspaper. 1920, the world heard its first radio news. 1980, the world watched its first 24-hour news channel. 1990s, the world started clicking on the first few news websites. 2023, a news revolution is here. Introducing News 9 Plus, the world's first news OTT. Get a heads up on current affairs in a video magazine format. Daily news videos with perspective, insights and analysis, and binge on infotainment and lifestyle web series. Through storytelling that keeps you hooked, all in a first-in-the-world news OTT avatar. News 9 Plus gives you the edge across all connected devices. It's time to cut the cord and stream the future with choice at your fingertips. It's time to take charge of what you want and when you want it. Come on board to reach the most affluent English-speaking audiences through innovative storytelling and disruptive brand integration. Capture eyeballs across broadcast and digital through India's #1 news network, TV9. And get noticed across 250 screens at Delhi and Mumbai airports. News 9 Plus, the world's first news OTT. Download now. सात भाषाएं, 1.5 लाख से अधिक ऐप डाउनलोड, हर महीने 19 शो, 300 से अधिक एपिसोड, 8,500 स्पेशल वीडियोस, 1.5 बिलियन से ज्यादा वीडियो व्यूज। अभी डाउनलोड करें मनी 9 और उठाएं आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम। मनी 9 के साथ। मनी 9, आजादी पैसे की।
देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। This is India's #1 news network, and you're watching TV9 Bharatvarsh, the new Hindi news leader. TV9 Kannada, the king of Karnataka. TV9 Telugu, the forever Telugu superstar. TV9 Marathi, the ultimate leader of Maharashtra. TV9 Gujarat, the Sardar of Gujarat. TV9 Bangla, the choice of Bhadralok. Money 9, India's first multimedia, multi-language, personal finance platform. News 9 Plus, world's first English news OTT platform. TV9 Digital, fastest growing digital news network. Over 1 billion online video views on YouTube. जिंदगी की कठिन पहेली। कमाते हैं तो जी नहीं पाते, खर्चते हैं तो खाली हो जाते हैं, बचाते हैं तो फंस जाते हैं, निवेश करें तो कहां करें। अब आ गया है मनी 9, आपकी अपनी भाषा में देश का पहला पर्सनल फाइनेंस ऐप जो रखे आपकी जेब का ख्याल। अभी डाउनलोड करें मनी 9, आजादी पैसे की।
थोड़ा सा रिवर्ब मेरे Eagerly waiting for your performance. And correct me if I'm wrong, it's the O Womania group, right? Okay. So people outside, I would please request you to join us and be seated. जो बाहर की तरफ या पीछे सब लोग हैं, प्लीज आप आइए. अब हम जल्द शुरुआत करने वाले हैं. एंड हमारे साथ इस वक्त मंच पर ओ वुमनिया ग्रुप है, जिनकी एक खास पेशकश अब होगी. So over to you guys. Sorry for the inconvenience, guys. We had a sound check going on. We're called O Womania and we'll be your entertainment for the evening. Hope you guys enjoy. कुछ पॉपुलर नंबर्स करेंगे हम और एक आध अपने ओरिजिनल्स.
थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ही सुंदर गाना था अबाउट मदर अर्थ एंड हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ हर। अगला गाना Next song is for all the people who like Punjabi music. यहाँ पे पंजाबी कौन कौन है? I can clearly tell. तो जिन जिन को भी पंजाबी folk पसंद है, you're gonna love this. Okay, let's do this. पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा। ओ पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा। धूपा दे नाल लड़ लड़ के मैं लभिया अपनी छावा। दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बसे जाना। सबनू समझ के की करना है दिल नू ऐ समझावा। तू झूम 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 तू झूम 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 तू झूम 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 तू झूम 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 झूम। मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा। दुनिया राजी करके कमले दिल बिखेड़ नहीं आना। ओ मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा। दुनिया राजी करके कमले दिल बिखेड़ नहीं आना। सारी खुशियाँ मिल जा पड़ते मुझे की रह जाना। सारी खुशियाँ मिल जा पड़ते पीछे की रह जाना। तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ऐ समझावा। ओ झूम 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 ओ झूम 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 Everyone. Join us. Do you guys enjoy Punjabi music वैसे? Yeah, एक और आ रहा है, but this one's really famous and you guys have to sing along, वरना हमें भी मजा नहीं आएगा. Are you guys having a good time by the way? Yeah. All right, let's go.
Thank you so much, guys. We're moving on to the last song for the event here, and this one's really special. ये हमारा खुद का लिखा हुआ गाना है. So if you guys really enjoy original music, I hope you're in for a treat. I'll just like quickly talk about the song. हमारे गाने का नाम है लहरें, by the way, and it's a song about fishermen, like the struggles they face every day. समंदर में जाते हैं, and their wives are really worried about them. So the song is basically not really a song, it's more like a sonic experience. So maybe if you close your eyes and listen to this, you might find yourself in a sea. बांध जरा पाल जरीता जीवन है ये भंवर सुन माझी कस के बांध जरा पाल जरीता इब ये हैया हो करता जा लेता दरिया इम्तिहान सविता স্বপ্নরা তের ছোট ছোট আমার দেশে যায় চাই খালি তোর ভালো থাকার চিরকাল স্বপ্নরা তের ছোট ছোট আমার দেশে যায় চাই খালি তোর ভালো থাকার চিরকাল रखी है बांध मैंने आसी डोर कहीं टूट न जाए जकड़ के पकड़ भाई जीतू मैं हार दूं पाए बात मेरे मन को भाई समंदर थर थर आए चाकू से तेज तेरे चप्पू जो चले हुई हवा दाए बाए रे वो जो ख्वाब बुने रातों में आज हंकार भरे यूं ही चलता जा वो जो ख्वाब बुने रातों में आज हंकार भरे यूं ही चलता जा साहिल धुंधला है मंजिल सा पर कल होगा इंतजार कर जरा স্বপ্নরা তের ছোট ছোট আমার দেশে যায় Thank you so much, ladies and gentlemen. I hope you all had a good time. Hum again, we are called Oh Wo Manya, and we loved being a part of today's journey with all of you.
We loved being a part of this initiative, My India, My Life Goals. It's a beautiful initiative by the government and TV9 especially. Thank you for having us. This is Ovamanya. Oh, we have a request for one more. We'll be here for one more song. And you guys know this one, so let's do this together. Thank you so much for the fabulous performance. Thank you so much. Thank you for the audience for joining us and being so patient with us, and because we have many more sessions ahead. So let me tell you, आज़ादी के अमृत महोत्सव की जहाँ तक हम बार बार बात कर रहे हैं और जिस तरीके से माई इंडिया माई लाइफ गोल्स की हम चर्चा कर रहे हैं कुछ खास एक्सपर्ट्स के साथ, अब आगे और खास सेशंस होने वाले हैं और हर घर तिरंगा की इस मिशन में किस तरीके से आम लोग हमेशा अभी तक कंट्रीब्यूट करते आए हैं और आने वाले वक्त में इस मिशन के तहत कैसे और लोग जुड़ रहे हैं उसके बारे में भी खास जानकारियां अभी तक हम आपको शेयर कर चुके हैं। लेकिन एक बात सबसे खास है कि किस तरीके से हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान के जरिए ही नागरिकों में राष्ट्र के लिए गर्व और प्रेम की भावना को पैदा करने की ये कोशिश की गई है और नागरिकों को ये याद दिलाने की कोशिश की गई है
कि किस तरीके से हर अभियान के जरिए हम सब एकता के साथ जुड़ सकते हैं। महान पहल क्योंकि प्रतीत होती हैं प्रेम, एकता और विविधता वाले एक रंगीन राष्ट्र की। और अब मुझे बताया जा रहा है कि हमें आगे बढ़ना होगा हमारे अगले सेशन की ओर, जहां आज हमें मदर नेचर से हमारे एक्शंस का रिएक्शंस तो जरूर देखने को मिलता है। अब वर्ल्ड लीडर्स के साथ साथ आम नागरिक भी गो ग्रीन की अहमियत को समझने लग गए हैं। हालांकि आज़ादी के इस अमृत काल में भारत में भी आज कई पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रीन लाइन को अपनी नई बॉटम लाइन बनाने में सफल साबित हो रही हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अब सस्टेनेबिलिटी सबसे जरूरी है, कॉर्पोरेट एजेंडा बन चुकी है ये, और कंज्यूमर प्रेशर के साथ साथ बिजनेस इश्यूज हो या मोरल स्टैंडर्ड मेंटेन करना हो या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हो, ऐसे कई रीजंस हैं जिससे अब कॉर्पोरेट्स के लिए सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस को फॉलो करना जरूरी हो गया है। लेकिन इन सबके बीच चुनौती ये भी है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस चलाने के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एफिशिएंसी और प्रॉफिट की कीमत भी चुकानी पड़ जाती है। सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट एक साथ कैसे हासिल किया जा सकता है, इसी बारे में अगले खास पैनलिस्ट के जरिए आपको पता लगेगा कि किस तरीके से प्रॉफिट से पहले पीपल और प्लैनेट को भी तवज्जो दी जा रही है और इस राह में सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं। इन तमाम पहलुओं पर अब से कुछ ही मिनट बाद चर्चा होने वाली है। लेकिन ये खास है कि किस तरीके से आज ये खास मौका है माय इंडिया माय लाइफ गोल्स के इस खास कॉन्क्लेव के जरिए, जहां TV9 नेटवर्क के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के खास दिग्गज भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके जरिए हम ये जान पाए हैं, समझ पाए हैं कि आखिर किस तरीके से गवर्नमेंट के लिए गए इन इनिशिएटिव्स में आपका और हमारा योगदान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले हमने उन तमाम ग्रीन वॉरियर्स के बारे में भी जिक्र किया जिन्होंने अपनी एक छोटी सी पहल और छोटे से कदम से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने अपने स्टेट में दिया है, और आज यही शायद मुझे लगता है इस मंच से आपके लिए और हमारे लिए एक सबसे बड़ी लर्निंग है। हालांकि कुछ युवाओं से मैंने बात करी जो आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जिनके आज के इनिशिएटिव हमें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने प्रेजेंट को रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर इस पर निर्भर भी करता है और आने वाले वक्त में उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने होंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मैं बार बार यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ क्योंकि 15 अगस्त नज़दीक है, तो उसी के तहत कई खास मिशंस भी चल रहे हैं। और अब आगे अगले सेशन के बारे में आपको बता दूं, इस खास सेशन में डिस्कशन होने वाली है ग्रीन लाइन, द न्यू बॉटम लाइन फॉर इंडिया इनकॉर्पोरेशन में, और इस पैनल को मॉडरेट करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी कार्तिक मल्होत्रा को। ओवर टू यू कार्तिक। Hi, thank you so much. Good afternoon, everybody. I think it's going to be a very, very difficult task for me and this panel here to keep you as entertained as the performance that you just saw did. But we'll try our best not to put you all to sleep, especially after lunch. So bear with us. I think it's going to be a very, very knowledge-intensive session going forward. And I'm not going to be alone in taking you through this journey of Green Line. I would also like to request my co-moderator, Hina, to please join me on stage. Hina, of course, has flown in from Bombay today. She's partner Sustainability Services and Climate Change at EY. Hina, thank you so much for joining us from Mumbai all the way. And let me also take this pleasure of inviting on stage Mr. Kumar Sajdev, founder SUCAM. Thank you, sir. Mr. Mahesh Gupta, CMD Kent Aro. Good afternoon, sir. Please join us. Mr. Devin Narang, Executive Chairman, Turner and Townsend India, founder Sandev Renewable. And Mr. Sandeep Agarwal, MD Paramount Communications Limited. Please have a seat, gentlemen, and thank you so much for joining us here this afternoon. So to begin with, I would like to start with an admit of guilt. Bear with me. I had the AC running at night at about 24 degrees or so. My society runs on conventional power. There was a power cut at about 2 a.m. or so, lasted more than 2 hours. There was a generator which runs on diesel. This morning I drove my own car to office. It's an ICE engine, petrol vehicle, not an electric vehicle. I took a taxi to come to this hotel. I have a flight at 6 o'clock which is going to run on aviation turbine fuel, ATF.
I think I've done enough and more damage in the last 24 hours to the planet. And I want to begin by getting Heena's view on this, that at an individual level, if it is so difficult for me to adopt to new technologies, greener technologies. Incidentally, I also missed mentioning I had a bath in the morning and I used a shower, not a bucket. So I think at an individual level, if it is so difficult for us to adopt to greener practices that make our lives and our planet more sustainable, is it fair to expect industry to turn all taps of conventional fuel off and go ahead and take a more sustainable approach, Heena? No, thanks. Can we have mic number 5, please, for Heena? Okay, yeah. No, thanks. That's a very important question. Frankly, I've been in the sustainability sector for more than 15 years. My journey started off on a similar note where it was really more about reducing my own footprint and let alone everything else. You know, we all start off as advocates in some way or the other, but for the businesses in India currently, and not just in India, globally, to go to reduce their footprint, to manage their emissions and to manage their social and governance issues as well. It's not an easy journey, but frankly, it's not as difficult. If you ask me, if I had to compare the two, I don't think it's as difficult as the individual one. The individual one, frankly, at the end of the day, it's individuals and humans at the heart of both. In order for a company to change, the people have to change. Their mindsets have to change. It's much easier for them if in a company to be able to make those decisions because we're not expecting companies to turn around overnight. That's definitely not possible, but certainly over a period of time. Like for example, if you look at companies globally and in India, they've all taken targets to go carbon neutral by 2050, by 2060. So there's a pathway to it. And they have very realistic targets that they're taking in terms of reducing their emissions. And frankly, currently the issue is not the choices available. There's a lot of technology that can help them. But with that being said, it's really more about access to technology, access to finance, because, and frankly, access to knowledge and behavior change. If you ask me to categorize it, that's the top one. You mentioned a very important part, Heena, and I want to take that to Mr. Mahesh Gupta. Heena spoke about the central fulcrum of all this being the heart, and companies like individual lives are run by human beings. So we are pretty much talking about the heart of business here, sir. As a business, how do you demarcate the heart from the mind? How do you demarcate the 3 elements of the triple bottom line? How do you keep profit on one side and the planet and people? And we'll maybe leave people for another day, but how do you take planet and profitability, the heart and the mind of the business, and bucket them as 2 separate entities? Yeah, it's a challenge, no doubt about it, because it depends on the mandate of the management. There are companies which are run by shareholders' money. Well, you are answerable to your shareholder, and shareholder is going to say, I want this profit. And then there are activists in shareholding. For this, people and profit is the most important. Profit is more important, people is not important. But there are companies which are not run by shareholder activists. The companies which are run by family houses, they can have their own values, they can propagate their values. So I think at the moment, the world is shifting. The consciousness is coming. Now, it can't happen over a single day or it can't happen over a decade. It will happen over a period of time. The leaders in the central governments all over the world are deciding at the conclave what the country needs to move in, like carbon neutral. A decision has been taken. So this is going to get implemented by the people, by the corporates. We have to describe today our SG goals as SSG goals, and then we have to say that this is what we are achieving too. So that conscious decision is coming, and I think profit is important for an organization to run as a business, but simultaneously using a better technologies and environmentally cleaner technologies need to be used. Obviously, you require investment for that, and that will have to be found. And it is a slow process, but it's a process. That's why we have said we'll do a carbon neutral in future, in coming days, and it will happen. So we are talking about carbon neutrality. India has set itself a target of being carbon neutral by 2070. That's almost 5 decades, half a century, ahead of us. We've also got some interim targets. If I remember right, I think 2030 is by when India hopes to be a 500 gigawatts
renewable energy company. Now, I mean, these are interesting goals, lofty also some would cite, especially for a developing economy like India. But at the same time, and Mr. Narang, I'd like to come to you on this. We also have these global indices, and before this panel, you and I were speaking about the ESG index, which is the Environment, Sustainability and Governance Index. I have somehow had a problem with the ESG index or this ESG score being assigned to perhaps not the top evaluation. Is there a logic? And Hannah, let me just give a 30-second or 40-second overview. Please do, and then yeah. I'll come to ESG. First, and I'm talking of India, Indian companies, especially in the steel and other sectors, have no choice but to go renewable because 2028, a carbon tax is coming in. So if you want to export your goods, even if it's services, there will be a carbon tax. Now, till 2028, as Hannah said, India does not have equity and debt within the country to move forward with its renewable program. And therefore, if you see, every single renewable energy company in India is funded by a pension fund, be it Canadian pension funds or any other, or sovereign funds. So be it. Solar and wind in India, we have excellent policies. Government is very proactive. Number of plants are coming up. Pumped hydro is coming up. Green hydrogen is coming up. What we don't have, as I mentioned to you, we don't have an alternative to coal being the base load power. So unless there is an alternative which comes in battery storage, then battery storage is a game changer. Or But any sir, other. wouldn't battery storage also eventually depend on coal for the charging of the battery? No, not really. You can charge it with any other alternative form of renewables, be it solar or wind, and a lot of tenders have come. But I won't go into detail of this because this is such a vast subject that I can go on for hours. The second thing is that whether we like it or we don't like it, we got to live with petrol for years to come, because whether it's EV or hydrogen cars, there will be a mix. Because to give you an example, I was reading a report of the US government. If every person in California had an EV car, we require 8 more lithium mines in the world, only in California. So you can imagine that the cost in an EV car today, 80% of the cost is the battery cost. Now, having said this, ESG is a very important aspect, at least in India and with the government, and I have interacted with the Economic Council of the Prime Minister as well, where the thought is that only X number of top 100 or 200 companies, this will be applicable. And in a small company, let's say operating a plant in Noida or somewhere else, which is a MSME, for them to implement ESG norms, in my personal opinion, is impossible. Because neither do they have the knowledge, neither do they have the manpower, neither do they have the money to implement those norms. And it's a very wide term, because, environment, social and governance, I mean, these 3 terms are very wide, which means you've got to take care of the environment around the plant. So it's a full 360-degree approach, sir, which Yeah. is going to become that much more difficult for a smaller company to implement. But fortunately, government is not insisting on the MSME to go in for ESG at the moment. It is not going to be possible. You're going to outprice them. So they have to recover, they have to come of certain scale. And therefore, if the leaders take a view, which is the lead big corporates, then so what we have recommended is, what the thought process is, that a large corporate, let's say Mahindra or Tata's, their vendors will become ESG compliant, because they will want to give, I'm just giving these 2 examples, I don't know what they're doing, so, but I just give an example. So they will make sure, or they should make sure, that their vendors are ESG compliant, which are MSME.
And therefore, if that happens, then you will see a lot of vendors who are associated with the large corporate becoming compliant. But it's a slow journey, it's a long journey, and it won't happen overnight. Of course. You know, and we simply cannot copy-paste, in my view, the norms which the West impose. So if you do a copy-paste, it's not going to work. Absolutely. It's a very different context. I think the scale at which Western companies have operated over the last many decades, you know, India is just about getting there now. So West have exported the pollution very cleverly to China, India, and other parts of the world. I'm not saying factories, I'm saying exported pollution. And therefore, we cannot copy-paste the West. So what we need to do is we need to have our own norms. We need to lead the way. We need to lead the world in what the norms for MSME should be. And even in the B20 part of the sustainability group, which I am, I have expressed the same issue. That we need, and I think there is some amount of understanding that we just cannot have a blanket law saying that everybody has to do ESG. So we have to lead the way, and in that way, we have to develop our own system and norms for MSME. Absolutely. Couldn't agree with you more. But I think, you know, again, the terminologies keep changing. 20 years ago, when I started my career in a business news channel, triple bottom line was the new sort of, you know, buzzword all around. Today, that buzzword has gradually shifted from triple bottom line to ESG. Now, I want to throw this discussion over to Mr. Sachdev. So, you know, there is definitely merit in exploring this idea of sustainability. But implementing sustainability has its own set of challenges. Hence, what we've seen in the EV industry and what we are seeing, let's say, in the semiconductor industry right now, do you think there needs to be a carrot and stick approach that governments, the worldwide, not just India, governments, the worldwide need to implement where you incentivize, that's the carrot, you incentivize green, you know, green bottom line or going green, not just by way of taxes or punishment taxes like the carbon tax, which is going to get introduced later. But do you need to give more SOPs, give more fundamental, basic sort of support by way of financial investment for companies to become green? And if that is the case, then should there be more stringent targets set on companies to deliver a green objective? So, thank you very much for making me the part of this conclave. I will just try to tell you one simple thing. How many people are using tube lights in their houses or bulbs? Can we have a show of hands? Tube lights in houses. Are you talking about LED tube lights? Tube or the lights. traditional? I'm not talking about LED tube lights. Older tube lights. The ones with that little starter Right. and the flickering black edges. So you see. Perhaps. Not even 1%, because if somebody understands the LED consumption. So I used to, still I'm in the same business. So we used to make an inverter for, say, 500 watt, 1000 watt, 2000 watt. Now the power has come down. Even if you see the air conditioners, the new air conditioners take 50% of what earlier air conditioner used to take. So the sustainability is already happening. So we are not noticing it. it. You made the word inverter glamorous. So I think ACs have borrowed that from your lexicon of calling inverter ACs that consume less wattage. I'm just coming to the subject. See, LED was made, by the government. They brought in, I was talking to Devin. So, slowly things are happening. Electric cars have come. Like somebody will say electric car is expensive. But I ask the people that I own an electric car. You just drive an electric car. The moment you drive an electric car, you'll say, I want this only. I will not take the other automobile. It is not because of the money. So the things are already happening. We are not noticing it. Whether you go to corporates, whether you go to homes, all fridges are changed. All TVs have changed. Earlier TV, the black and white and the color TV used to take, say, 200 watt. Now the TV takes 40 watt, 50 watt. So already change has happened. And this change is going to happen, automatically because the world is working on it. So primarily we are talking about product innovation being done by organizations to ensure that overall at a national scale or even at a global scale, power consumption becomes more efficient. One. And second, as
Devan has said, storage. Storage is going to change the whole world. Because you people have not touched the subject, I can tell you 20 years down the line, nobody will be getting the wires from 500 kilometers to supply you the electricity. We'll be, storing the electricity. We'll be just generating the electricity through the, wind, through the solar and thermal. So you don't know I can guarantee you in 20 years, people will not be getting wires from 500 kilometers. They will be just, doing the generation themselves. Every house or maybe big houses will be generating this thing and they'll be distributing within the particular area. That will be the cheaper solution. I don't have a choice but to move immediately at this point to Mr. Agarwal, who's in the cable business. Paramount Cables, what happens to your business once there are no long cables that would require to be sold in the market? I think the mic would be on, sir. You can go ahead. Well, is it working? Yeah. It's a good point, but I have to refute it. I'm a cable manufacturer. I would say I am a Modi ji's fan. So I would say I will go by the International Solar Alliance, which Modi ji is spearheading. And we'll have power from a 10,000 kilometer, which you'll be using. Because we will be having an international grid of cables so that you don't need a battery. Why you should need a battery? So, the battery, I think that's an excellent is a point. problem because the amount of energy used to make a battery is huge. And then those batteries have got to be expensive. Then I correct you. In that process itself, all the government tenders are coming with storage only, solar. The government has realized that is the solar without a storage has no value. Sir, what I am saying I think we'll I will reply to that. Now, sir, point is that there is a step-by-step process. Connecting the world is a time-consuming and international relations have to be, I have to send a cable underground to Oman and to the Saudi Arabia and to Africa and to Australia and up to US and to Europe and to Russia. What we need basically to do is to have a grid of cables around the world so that you do not need to store power because the sun shines around the world, but at different times. So when I need power, but before you do that, and if you do not have that, then initially you do need. I know, there are international companies who have been talking about it, selling it like hell. You should have storage capability. But do you really need to have it in the long term? That is when I say I think we will have to make a pause right now, and maybe this battery versus cable debate can be taken offline in the interest of time. What we are really discussing here, again, I think through this little skirmish, if I may call it, what has emerged here is the fact that does it not make the job of the government that much more difficult to arrive at a single policy which is going to drive the green agenda? Should batteries be incentivized? Should Solar Alliance be incentivized? And we are part of so many. I mean, there is COP the 28, there is the Paris Agreement 2025, there is the International Solar Alliance that India is leading the charge for. So overall, does it not make the job of policy making that much more difficult? No, absolutely. And thanks. So, no, you really hit the nail on the head. See, the truth is when it comes to the green agenda, there is no one-size-fits-all approach. It has to be a bit of everything. And the truth is, because the targets that everybody's taken, even if it's 2070, frankly, it's still very aggressive. And we have to change everything of how the society functions, how we do business, how everything's currently happening. It's the biggest change management project in the entire world. So for that, we can't put all our eggs in one basket. It is going to be multiple different policies, multiple different technologies, frankly, a global approach, but with a local, localization. So it'll be a global kind of, so there is no way any government can put, policy making right now is the hardest job ever. I think with SEBI and RBI coming up with so many regulations, they have been, while they're trying to, in some way, learn from the best. I mean, I agree with you, there's a lot of, I wouldn't say copy-paste, but picking up whatever
has been working well in the West and bringing it to India, but there still has been a lot of resistance to it. So it's not an easy job because they're trying to, in many ways, just enforce it. And ESG cannot be enforced. It'll have to come from the companies. And hence my question to pretty much all the leaders on this stage would be, in my opinion so far, and frankly, I'm not even talking about globally, but even in India, climate needs, currently there's a lot of resistance. In fact, this is, if we look at it, it's the biggest opportunity we have. In terms of, like we said, the cables versus storage, there's an opportunity for every solution. Every single product, the way it's been working, it needs to change. It needs to adapt. So what do you believe is maybe a solution to having companies stop resisting climate, looking at it as a disruptive, but instead of taking it as an opportunity to really be the leader and be the innovators within the entire world? So in fact, we've got a great representation, representation from water, representation from batteries, cables, solar. So I think it's a very, very pertinent question. I'll just request my panelists to give us just one instance of what Hina just asked. What is that one change, one disruption that you as industry leaders would like to drive or would like the country to drive from a policy perspective, which is going to be absolutely logical, fruitful, beneficial for your respective industries? So let me start with you. Yeah. See, we are looking at power first, energy. But we also need to look at environment and sustainability with reference to water. We need to look at air. We need to look at soil. So what is that one thing that your sector, your company, your industry requires as a disruption, as one game-changing move, either by the industry or forced by the government, that is actually going to be sustainable? No, I'm not looking at my company alone. See, I work on water. So clean water is very important for life to sustain. Unfortunately, it's not going to be so in future. I'm making a statement. Please look at the statement, the logic. Whatever chemicals we produce in this world, we continue to produce. Where is their burial? The burial is in water only. They don't go anywhere else. At best, they will go into sea water, or they'll go into subsoil water. Have you thought about it? It's very scary, but it's not painted here. The picture is not painted. We are only looking at energy. Okay, we want to have solar energy. We want to have alternate source of energy. We want to consume less energy so we have less pollution of carbon. But carbon is not the only problem here. The chemicals is the biggest problem. What's happening to our soil? Would we be able to get our food from this soil, even if we have alternate source of energy? If we continue to dump our chemicals into Fair point, sir. So I think we are saying that green is not the only objective. Yes. Green and clean and pure needs to be the objective. Absolutely. The sustainability, when we talk sustainability of life on this planet. Sustainability is not of energy. Sustainability is of the life. So if you are looking at sustainability of life, we have to look how much chemicals we consume and how much we pollute. Fair point, sir. We are talking about triple bottom line. People comes absolutely central to that. We are talking about ESG, so sustainability of human life becomes central. What about you, sir? What about your sector? So I'm very clear. First, I am not, I lost my company, SuCam. I have started a startup which is doing very well with the name of Swastika. And my only goal is to change the batteries at home. People who are using lead acid battery and taking the fumes, I want to convert with the lithium battery. Solar, I am already, whether it is a small solar or big solar. And we want to change that anywhere, wherever there is a generator, I have solution for that. Whether you want 250 kVA, 500 kVA. So my only objective is to change the generators and change the batteries, whether with solar or without solar. That's all. Lithium ion being the way forward, lithium mining in the state of Jammu and Kashmir likely to start soon. I think the new mining policy has come out, which is going to clear the private sector to go ahead and extract lithium, which of course is going to lead to game-changing product emerging from India in the clean energy space. So I would like to add one more thing here. Yeah. So people have this bias in their mind that lithium is lithium. It's not like that. Lithium is just 7 to 8% in the lithium battery. And that technology is also changing so fast. I don't know, after 3 years, what I'll be doing. But compared to lead acid, what is used right now,
there is a big game changer. Cost is lower, not higher. And life is, maybe if you install a lithium battery, maybe by the time you live, it keep working. That's all. You never have to change the battery. Got it. So lithium batteries, sustainable batteries, getting rid of generators at an industrial level, at a residential level, at at office complexes. I think that is definitely going to go a long way in changing the game for environment. Mr. Narang, can we have a situation that we have only solar-powered solutions for charging the lithium batteries? No, not really. Not really. I mean, you will have other alternatives as well. You can have pumped hydro. There are a lot of options available. What I meant was non-traditional fuel, non-coal, non-polluting ways. Yeah, that's what I'm saying. I mean, you would have a lot of alternatives for charging batteries. That is coming. As Kumar has said, technology is changing. Technology is changing very fast. Fortunately, in India, we have an excellent policy for renewables. This government is very proactive. They have very strong ambitions. And the growth under this leadership of the Prime Minister has been tremendous. We are seeing huge amount of global interests coming in, be it solar, wind, pumped hydro, 100 megawatt nuclear plants are now next on the agenda, where the technology is coming from the US and Japan, which will provide base load power. Of course, EV I've already spoken about. So I think overall, at least in the sector I am in, the policy is very good, stable. You need deep pockets to enter now. So you just can't enter with $10 million. You need at least, if you want to build scale, you need at least $300 to $500 million to build scale, which is again happening, which will give opportunity to employment to other places. Indian corporates are going overseas to build plants. So it's all happening in the renewable space. If you're asking for what is our wish list, there's some changes we request in the Electricity Act, which the government is proactively working on. Apart from that, nothing which comes to my mind immediately, but overall the policy remains very buoyant, excellent, and that's what I would like to say. Lovely. Mr. Agarwal, let's wind up with you. What do you really expect from your sector, your industry, your company, or the government? The one thing which is going to make your business, your industry more sustainable? I'll come to that. Small 2-3 points. So 3 billion years ago, there was no oxygen, no life on Earth. But life won. It came up. Oxygen came up. From almost 0 levels of oxygen in the air, we came to a 78% oxygen level. So life, because the program name is on life, so life will always win. We have to find ways, more and more novel ways, for life to win. And as we are looking today, as far as we are concerned, Paramount, our companies, cable companies, we are always with the government and the country to make the life more sustainable for the people. So that is why we root for the International Solar Alliance. We root for that we could, yes, we will have thermal energy, we will have geothermal energy, we will have pump energy. We can generate energy while cars are going around the road. When you are moving on the road, you could have those rotating air generators and the wind generators. And they will, so any car goes by, the light, the battery will have the power there and the light will be on. So those things are all possible. There are hundreds of ways of generating, storing, and transmitting power. And they all go together. I am not against anybody. What I am saying is that what you don't and you cannot do is generate and store that power in a battery to the extent that you have a 24/7 power. It is for a few minutes. I'm sure Mr. Sachdev would disagree, but I think we have run out of time.
Sir, maybe then you Tesla, can. you should read what Tesla has done for how many areas. Maybe we'll take this That's conversation I think offline. But she can tell you more on that. Hina, I think we've just got about 30 seconds or so to sum up this discussion. So I'll give you the last word. From a consulting perspective, you deal with clients of mostly large-sized clients, but I think clients and ideas across the board. 30 seconds or so. What is something which is absolutely practical, viable, and needs to be top priority for companies to drive the green agenda? I think the most important piece, and frankly, I mean, every single sector that's represented on this table is bullish on climate change. That's not the problem. The problem is the rest of the sectors. Everybody needs to start looking at this, as I said, as an opportunity for a better world, for better business. And I think the Indian sectors and Indian companies can be the change makers on a global landscape if every company starts looking at ESG and environment as an opportunity to build a better business. Look at it as an opportunity, not as a burden. From my colleague Hina here. Thank you so much, Hina. I think I'm completely in agreement. Gentlemen, thank you so much for taking time out, being with us here this afternoon. Really value your inputs. Thank you so much, audience. Thank you, everyone. Thank you, Karthik. Okay, so while we are getting prepared for the next session, let me tell you that we have few more experts joining us now for the next panel discussion, My India, My Life Goals. And every action has an equal and opposite reaction. Newton's law of motion के इस third law से तो हम सभी वाकिफ हैं, और हमारे अर्थ पर तेजी से बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग का ये स्तर इसी लॉ को फॉलो करता भी नजर आ रहा है। आज हमारे हर छोटे बड़े एक्शन एनवायरनमेंट को डायरेक्ट इफेक्ट भी कर रहे हैं, और इस बात को उम्रदराज लोगों के मुकाबले दुनिया के युवा आज न सिर्फ बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, बल्कि उनसे निपटने के लिए इनकी कोशिश भी जारी है। आज दुनिया भर के युवा अपने लिए बेहतर भविष्य की मांग तो कर ही रहे हैं। ग्रेटा थर्नबर्ग जैसे युवा पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर आवाज भी उठा रहे हैं, और यही वजह है #Friday for Future के नाम से कई स्टूडेंट्स अब क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फौरन ठोस कदम उठाने की मांग भी करने लगे हैं। और इसी तरह भारत के भी कई यंग ग्रीन वॉरियर्स हैं जिन्होंने अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनी फंडामेंटल ड्यूटी समझ लिया है, और दुनिया भर के युवाओं के ये लाइफ गोल्स आज सबको इंस्पायर भी कर रहे हैं। युवाओं के इस जोश के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के इस मिशन को पूरा करने के लिए आज भारत कैसे तैयार है, किस तरीके से टारगेट सेट कर रहा है, तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कितनी अहम है युवाओं की ये पहल, और कई जरूरी मुद्दों पर ही अगले सेशन में होने वाली है चर्चा, जहां आपको बता दें पैनल डिस्कशन होने वाला है इंडियाज यंग फोकस ऑन #लाइफ गोल्स पर, और इस पैनल को मॉडरेट करेंगी मेरी सहयोगी श्वेता कोठारी। ओवर टू यू श्वेता। Thank you, Surbi. Good afternoon, everyone. Thanks very much for bearing with me. I have quick 5 to 7 minutes, so I'm going to make it very fast. I have a very bright young girl joining us, so I'd like to first call Hina Saifi on stage before I can introduce who she is. Let's give a round loud of applause, please. Thank you. All right. So Hina is a young climate activist from a small village in Meerut. She's barely 19. Yes, I am 21 years. Now she's 20. Ab 20 years की है. Mic थोड़ा सा ऊपर पकड़ेंगे Hina? 20. Okay. So she's 20 and her body of work so far in 20 years of age can give some 50 years plus a run for their money. She hails from Sisola village, just Sisola village, right? Yes, and she's made it to the list of the 17 young climate activists from India due to her work and what she's done so far. So first, quickly, let's listen to her on what she's done to make it to the UN climate list and why
each of us should take inspiration from her. हिना, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? Your journey to becoming a climate activist. सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे अपनी वॉइस रेज करने का एक ये प्लेटफॉर्म मिला. थैंक यू सो मच TV9. और ये एक मिशन है माय लाइफ माय गोल. तो अभी जैसे मैं अपने जर्नी के बारे में स्टार्ट करूँगी. मैं व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, तो मैंने अपने 6th क्लास से ये जर्नी स्टार्ट की थी. तो मैं अपने स्कूल से, जैसे स्कूल के टीचर, साइंस के टीचर होते थे, गांव में जाते थे और वो इसलिए लेकर जाते थे ताकि ये बच्चे हमारी मदद करें उन घरों तक ले जाने के लिए जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जाते. तो वहां पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं भी चाहती थी कि मेरा गांव भी डेवलप करे. जब तक तो गांव की ही बात थी, आगे का तो कुछ नहीं पता था. बट जैसे मैंने अपने गाँव से ही शुरुआत की, लेकर जाती थी घर घर. जब उनके घर पे जाके मैं बातें करती थी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए. फिर जैसे इनके घर पर जाती थी, मैंने गांव का एक माहौल देखा, वहाँ की सिचुएशन देखी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी. तो इट वाज बॉदरिंग टू मी. तो मैंने यहीं से अपना एक्शन शुरू किया. मैंने अब एक छोटी टीम बनाई अपने ही जो क्लासमेट थे और बच्चे थे उनके साथ मिलके. और मैंने ऐसे ही, मुझे कुछ पता नहीं था क्लाइमेट चेंज क्या होता है, बस ये पता था कि गांव की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो मैंने छोटे छोटे पेपर पे स्लोगन लिखने शुरू किए और बच्चों को अपने साथ लेकर गांव में रैलियां निकालना शुरू की. 6th क्लास में तो हम में से आधे लोगों का मन भी नहीं करता था स्कूल जाने का. तो ऐसा आपने क्या देखा अपने आसपास कि आप खुद भी गई और बच्चों को भी लेकर जाने लगी? मेरा शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं बहुत ज़्यादा पढूं, क्योंकि गांव की जो स्थिति, गांव में स्कूल नहीं है, 8 क्लास तक है सिर्फ, और हाई स्कूल तक भी वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है. तो मुझे लगता था कि मैं इसके लिए एक्शन लूँ. और जैसे मेरा एक इंटरेस्ट नहीं, अब तो मेरी एक आदत बन गई है कि लोगों को इकट्ठा करने की. नहीं, हमें स्कूल जाना ही है. और क्योंकि गांव में फुटबॉल सिलती है तो बाल मजदूरी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जोर दिया जाता है, तो बच्चे फुटबॉल सिलते हैं. तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम क्यों एक छोटे से काम के लिए, फुटबॉल सिलने के लिए, सिर्फ अपने इस छोटे से गांव तक सीमित रहें. हमें अब गांव तक नहीं, बल्कि हमें पूरे वर्ल्ड में फैलना है, अपनी वॉइस को रेज करना है. क्योंकि हम ही हैं इस वर्ल्ड को, जो हम छोटी सी एज से ही अपने आप में वो चीज़ें सीखेंगे जो एक बहुत बड़ी एज में जाके हमें समझ आएगी और उसको हम अप्लाई कर पाएंगे. तो मुझे लगता था कि गांव में तो है ही ऐसा, लेकिन जब 2018 में द क्लाइमेट एजेंडा की टीम हमारे गांव में आई थी, उन्होंने उस चीज़ पे बात की थी. वो डायरेक्टली क्लाइमेट पे ही वर्क कर रहे थे. तो उन्होंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा एक एक्टिव थी. उन्होंने देखा मेरे अंदर, तो उन्होंने मुझे लखनऊ में इनवाइट किया. एक पॉल्यूशन को लेकर सेमिनार थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. AQI के बारे में जाना कि क्या होता है और कैसे मेज़र कर सकते हैं. तो जब ये सारी चीज़ें सीखी कि मुझे लगा कि मैं अपने तक सीमित क्यों रखूँ. तो क्यों ना मैं लोगों तक... आपने AQI का मेंशन किया, शायद कई लोग AQI की फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे, तो आप बताना क्वालिटी चाहेंगे? इंडेक्स मशीन जो कि हमारी एयर को मेजर करती है, बताती है कि हमारी एयर की क्वालिटी क्या है, वो प्योर है या हजार्डस है, वो कितनी हमारे लिए हमारे जो हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो अगर हम देखें, जब हम मेज़र करेंगे अपनी एयर को, तो हमें हमें डेटा पता लगेगा. और जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा, हम साइंटिफिकली आगे नहीं बढ़ सकते, सॉल्यूशन को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है, तो आप जाती हैं, आपको बुलाया जाता है. मैं जानना चाहूँगी उस दिन से और आज तक, क्योंकि आप एक यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, यू आर नोन टू बी अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, यू आर नोन टू बी एन इन्फ्लुएंशियल फेस एंड अ फिगर फॉर ऑल दोज हु वांट टू जॉइन परहैप्स दिस लाइन ऑफ नॉट जस्ट एक्टिविज्म बट डू गुड फॉर द एनवायरनमेंट. आपकी प्रेरणा तो आपने बता दिए, हर्डल्स भी बता दीजिए. ऐसे बहुत सारे बहुत वैरायटी के लोग इस वक्त ऑडियंस में बैठे हैं, बड़े बूढ़े. जानना चाहेंगे कि इतनी यंग एज में आप यहाँ पहुँच पाए, क्या क्या हर्डल्स आपने देखे, यू नो, in your attempt to be an activist, in your attempt to do good for environment. आपके hurdles क्या क्या थे, challenges क्या क्या थे?
सबसे मेन चैलेंजेस तो ये था कि गांव में स्कूल नहीं जाते थे, तो मेरे लिए बाहर भेजना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये मैंने फेस किया, क्योंकि गांव में स्कूल भी नहीं था और 10th क्लास तक को मुझे पढ़ना था। मेरी जिद थी मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तभी मैं और बाकी बच्चों को भी उनके भविष्य के बारे में आगे उन्हें बता सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए गाँव में स्कूल नहीं था, तो मेरी खाला हैं उनके यहाँ पर मैंने 10th क्लास की। फिर नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ से आई और फिर मैंने फिर इस चीज़ को ज्वाइन किया कि मुझे फिर से क्लाइमेट के लिए वर्क करना है। तो बहुत सारे गांव में लोग हैं क्लाइमेट चेंज को नहीं जानते या इतना बड़ा मसला नहीं समझते। जो तो बहुत ये बड़ा मसला क्यों है? मतलब अक्सर हम सो के उठते हैं, हम वी गो अबाउट अ डेली लाइफ, कई लोग बोलते हैं व्हाई शुड वी केयर? आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम विद ईच ऑफ अस। वी वेक अप एंड वी आर लाइक व्हाई शुड वी केयर about the environment? We're talking about my India. We often take a lot of pride in being Indian. We are, some of us are patriotic, others could be jingoistic, but the bottom line is, why should anybody care about environment? सब कहते हैं देख लेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां देख लेंगी। काफ़ी सारी बड़ी कंपनियों से भी लोग आए हैं, रिप्रेजेंटेशन है, सरकार से भी रिप्रेजेंटेशन था। अक्सर वी पास द बक, हम कहते हैं हमें क्या, आगे लोग देख लेंगे। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? Why should we care? Why should an average person care? सबसे पहले तो हम गांव में ही देख सकते हैं, जो कि सबसे पहले तो एक वाटर क्राइसिस के बारे में हम देख सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास पानी की कमी होती जा रही है, लेकिन इसमें कुछ तो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं और कुछ हमारी ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ हैं। और हम देखते हैं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं पर सूखा पड़ रहा है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज है। मैं उनको बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारे डेली यूजेस जो हमारे काम है, जो हमारा बिहेवियर है, वो ऐसा बनता जा रहा है कि हम सेल्फिश हो गए हैं। हम देखते नहीं कि हमारी आने वाली जनरेशन के साथ क्या होने वाला है। और जैसे लोग नहीं जानते क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या है, तो मैं उनको बताती हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ क्लाइमेट चेंज क्या है और इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे कि सन और अर्थ के बीच में ओजोन लेयर है। जैसे ही सन से अर्थ पे हम उसकी जो रेज आती हैं, जो ओजोन लेयर है, जो खतरनाक जो किरणें हैं उनको वहीं पर रोक लेती है। तो जब हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और बहुत सारे जैसे कार्बन एमिशन होता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, डस्ट की वजह से और एयर पॉल्यूशन की वजह से, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है। तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं और कई बार बाढ़, अभी आपने देखा बहुत बाढ़ आ रही हैं, बहुत बरसात के मौसम में बाढ़ आई है और कहीं पर रेनफॉल पैटर्न चेंज होने की वजह से सूखा पड़ रहा है, खुशहाली है। और ये हमारे लिए तो हार्मफुल है ही, लेकिन फसलों और जानवरों को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बेतहाशा नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखती हूँ, उनको बताने की कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की है, इको फ्रेंडली जो बिहेवियर उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की है। करिए। Absolutely. Thank you so much, Hina, for that very insightful, thoughtful, words of wisdom. A 20-year-old sitting here is telling us how it harms us. There's a saying with native Indians, we have not inherited this earth from our ancestors. We have borrowed it from our children. Hina is that child. I'm sure each of you, most of you have children at home. If there's one takeaway from this conversation, I think at least for me it will be that each time you pollute earth, each time you don't do your bit, it's your children who are going to suffer. I think we'll end with that. Thank you so much, Hina. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. एक और बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे की चर्चा बार बार की जाती है और वो है साफ हवा को लेकर। क्लीन एयर अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत ही हमारी अगली खास प्रेजेंटेशन भी रहने वाली है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के मकसद को पूरा करने और गेल इंडिया लिमिटेड एक खास पहल लेकर एक खास पहल कर रहा है, जहां कंपनी की तरफ से एक खास वीडियो जिस तरीके से लॉन्च किया गया है वो अब हम आपको दिखाएंगे। द कंपनी हैज लॉन्च अ सोशल एक्सपेरिमेंट हवा बदलो, चेंज द एयर, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया टू sensitize people to the harmful effect of pollution.
और उसी के तहत ये अगली खास पिक्चर भी आपके सामने होगी। और महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से अब क्लीन एयर अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत ये खास मुहिम भी है। हवा बदलो किस तरीके से आगे लोगों तक पहुंच गया है ये हम आपको बता दें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हवा बदलो, the first of its kind in India to sensitize people to harmful effect of polluting fossil fuel and motivating them to voluntarily adopt natural gas as a clean energy alternative, started in 2016. Hava Badlo changed the year. Air has changed out of over 100 million people by now. आइए गेल के इस क्लीन एयर अवेयरनेस इनिशिएटिव के बारे में और जानते हैं। Bloody hot and humid. थोड़ा नॉर्मल रहिए, इतने बड़े शहर को देखने जा रहे हो, थोड़ा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। Still, this is too much. Even for a famous underwater city. Just look at this tourist boat. सब साला पैसा लूटने का चक्कर है। धीरज रखो, सब प्रकट हो। देखने जा रहे हो तो दिखाई देगा भी। बताते हैं एक जमाने में यहाँ पुष्पक विमान से लोग आते थे, अब जगह ही नहीं बची लैंडिंग की, हर तरफ लाला लैंडिंग। सुना है राजा भी रंग की तरह रहा करते थे, चारों तरफ हंसी खुशी, सुंदरियां। वाह भाई वाह, व्रत जग्गे भगवान ने अपने हाथ से बनाया था इस शहर को फुर्सत में। टाइम मिथ को भी फैक्ट बना देता है। सही कहते हो दोस्त। Who knows what the truth is? राहुल, are you sure? यार जब इस उम्र में ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वैसे आप तो काफी एक्सपर्ट लगते हैं, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, इंसान ने अपनी हद पार कर दी, कुदरत से पंगा लिया, अब भुगत रहे हैं। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया, प्रदूषित कड़वी हवा, ये काले काले बादल इतना बरसे कि समुंदर ने भी अपना मुंह खोल दिया और निकल गई। I heard about it. लेकिन जो भी कहो, शहर था बड़ा कमाल। अरे बड़ी बड़ी हस्तियां रहती थी यहाँ, कलाकारी अपने चरम सीमा पर थी। Yes, I read on the internet something Ramlila, Raslila, something like that. हाँ, एक गाना हुआ करता था ऐसा। Yes, you know, I think मैंने बचपन में अपने पापा को ये ट्यून हम करते सुना है। वाह, बड़े संस्कारी थे तुम्हारे पापा। No, not संस्कारी, हम लोग अधिकारी। नहीं, मतलब कल्चर वाले पापा होंगे। Yes. पूरा पुश्तैनी घर हम लोग का यहाँ अंदर। Oh, really? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, देखो तब का ये। Wow. कुछ फोटो है आपके पास? किसका, पापा का? नहीं, घर का। अरे फोटो किसके लिए रखे? आजकल के बच्चों को फर्क कहाँ पड़ता है, वो तो इस समुंदर को भी सुखाने के चक्कर में लगे हुए। राहुल, वैसे तुम क्या देखने जा रहे हो यहाँ? बच्चन साहब का बंगलो। लेकिन उनका घर तो जुहू में है। दिस इज बांद्रा माय फ्रेंड, BRAND, बांद्रा। Oh my God, I'm the wrong place. नहीं, एग्जिट। अंग्रेजी बोल रहा था, NRI है। मेरी माँ का लॉकेट
आंध्रा का घर सब सच निकला। राहुल, I love you. झू 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 नहीं बोरीवली। So that was हवा बदलो। हम आगे बढ़ेंगे। इस 15 अगस्त आज़ादी के 77 साल का जश्न मनाने जा रहा है हमारा देश, और तमाम चुनौतियों के बावजूद इस अमृतकाल में हमने हर क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल होना, G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिलना, तेजस के तेज से हमारी रक्षा ताकत का बढ़ना और दुनिया भर में मेक इन इंडिया को उपलब्धियों की चर्चा होना। इस अमृतकाल के दौरान ऐसी और भी कई कीर्तिमान से भारत को विश्व पटल पर नई पहचान मिली है। आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर जब पूरी दुनिया गंभीर है, ऐसे में भारत ने सबको मिशन लाइफ का मंत्र दे दिया है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में नेचर को इफेक्ट करते हुए हमारे व्यवहार को बदलने की बात भी कही जा रही है। हमारे खाने की थाली को हम इससे अलग कैसे रख सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से ही आज हमारे देश का सुपर फूड मिलेट पूरी दुनिया में पहचान बना चुका है, और आज देश में मिलेट्स को श्री अन्न का दर्जा भी दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 72 देशों के सपोर्ट के साथ ही इस साल पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स को भी सेलिब्रेट कर रही है। आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स को दुनिया भर के लोग अब अपनी डाइट में शामिल कर चुके हैं। ऐसे में ये वक्त बिल्कुल सही है जब प्रकृति के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए मिलेट्स के जरिए हम सब एक ही सुर ताल के साथ आगे बढ़े। लाइफ गोल्स को पूरा करने में सुपर फूड से जुड़े ऐसे कई और खास फैक्ट्स पर आगे अगली पैनल डिस्कशन में होगी चर्चा, और इस पैनल डिस्कशन की चर्चा को मॉडरेट कर रहे हैं मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा। मिलेट्स सुर मेरा तुम्हारा। ओवर टू यू कार्तिकेय। कार्तिकेय, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। Thank you, Survi. Thank you. No one likes a heavy-duty session after lunch, and especially heavy lunch. So I will try to make it light. And since it's about millets or mera tumhara, millets have made a comeback. If we look at our history of millets, in 60s and 70s, we all migrated from to Sunehra Gehu to long basmati rice. You know, I personally feel that, you know, modernity introduced two things, even in colonial countries. One was color, and the second was color in context of fairness, and second was slimness, you know, health. So rice and wheat, Sunehra Gehu, somehow started to do better in public imagination than what used to be a good stuff became mota anaj. So on both the counts, the Sunehra Gehu became better. But the fact of the matter is, sooner or later, the difference which lies between good or bad becomes very, very clear. Processed food, non-processed food, it's like yoga. Yoga was born in India till Prime Minister Narendra Modi made it a big deal about yoga. It was only in the studios of San Francisco, and all the gurus were there on the West Coast without us realizing that yoga belongs to us. So now I'll make it simple for all of you how millet has made a comeback, why is it good for our health, for soil health, for water health, how millet should not remain a fad, it should become part of our kitchen. There is also a question because, you know, these days you get processed millet also. So it's pretty layered, but nonetheless, millet is the story of the year. We are running a campaign, the government is running a campaign on this occasion. I would like to invite Mr. Ashok Thakur, Director NAFID. A very warm welcome to you, sir.
I would also like to invite Hari Krishnan, MD Head Content Practice, Publicis Group India. A very warm welcome to you. And MJ Khan, Chairman, Indian Council for Food and Agriculture. Very warm welcome to you, sir. I'll begin with Mr. Thakur. You know, millets have made a comeback. वापसी हो रही है. But the issue is, why did they disappear? गायब क्यों हो गए 60s, 70s, 80s में? You have a mic there. हरित क्रांति, हाँ, हरित क्रांति से पहले मिलेट्स का भारत में काफ़ी प्रोडक्शन होता था, लेकिन खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक हरित क्रांति की जो नींव रखी गई, उसके बाद गेहूं ने मिलेट्स को काफ़ी हद तक रिप्लेस किया और ये फूड हैबिट से धीरे धीरे चला गया. अब भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया 2018 को, और उससे पहले ही बेसिक काम शुरू हो गया था, लेकिन 2018 में इसको शुरू किया और धीरे धीरे अब भारत सरकार के प्रयास से अब हम मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको अब पहचान मिलनी प्रारंभ हो गई है और उसके परिणाम सार्थक आ रहे हैं. Okay. Mr. Khan, you know, people understand millets only in terms of a personal food diet, something which is good for you. But millet is more to do with food security. Millet has something to do with addiction with agricultures around the world, have its rice and wheat, water table, diversity, and most important of all, it drives away the focus from wheat and rice, and it brings in indigenous crop back into our imagination. Thank you very much. In fact, the production of millet, its consumption, its growth relates to the previous session that we were discussing about environment. This is one magic bullet, millets. It's a nature smart, it's a climate smart, it's a health smart, it's a nutrition smart. So when we are talking about the climate change and its impact on food production and food security, imagine the kind of benefits that one change in the production pattern, starting with our dietary pattern and starting with that the mental conditioning, because हम लोगों के गांव में जो गरीब खाता, जो मिलेट्स खाता था वो बहुत गरीब माना जाता था, या जो गरीब होता था वो मिलेट खाता था. तो it was below our dignity to think of eating millets based any diet in the village. This kind of mindset still prevails. So one, that change is happening, and happening in a very rapid manner, because on the initiative of the India, the United Nations declared 2023 at the International Year of Millets. So massive awareness campaign around the world is going on. Indian embassies the world over are celebrating it, and that is creating a kind of awareness that was required for a long time. India has also, as a national mission, in fact, many states, Odisha Millets Mission, Madhya Pradesh Millets Mission, Karnataka, they are doing wonderful job. So midday meal, it is being introduced, awareness is being created at the school levels. So overall, this is a wonderful movement, and it's a perfect initiative that India could have taken at a time when it should have been taken, and the kind of global dominance that India in terms of its benefit in the diplomacy also that India is set to, and of course the trade, $75 million that we exported last year, ideally we should have done more, but we are on the upwards movement. So I think this promises a lot more benefit than what have been understood so far. Lot has been understood already about the benefits of the millets. As a country, we are on the right track, and I think worldwide the demand is increasing, the production is also commensurating. Fortunately, a lot of startups are making big in millets, because the biggest problem was that large part of the country, housewives did not know how to cook it. So ready to cook, that was required. So a lot of innovation has happened today, if you see the kind of products available in the millets. So that promises a very beautiful future for the millets. No, you're absolutely right. 10 years ago, 5 years ago, millets wouldn't be part of the restaurants. I think last week, I wanted to have some
Andhra mutton fry. And you know, they had a special section in which they were offering ragi mudde, and they had a special section on the brown rice. So you could actually choose from normal rice and wheat. But then, how do you get it back to the kitchen? How do you make it as easily inventable as rice and wheat? Rice and wheat can be broken into 1,000 things. You can do 1,000 things with it. How do you get that back? And where does the industry comes in here? Mr. Krishnan. So, thank you first of all. There's a very interesting mix of people. यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है जानना कि कहानियाँ सुनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि ये गरीबों का फूड माना जाता था। हमारे कंट्री में मोटा अनाज। हाँ, मोटा अनाज, श्री अन्न। तो I'll give you 2 examples. I don't know how many of you will agree with me. One thing is what the fact is. The truth is that, so there was a car brand, I don't want to name it, you'll all know about it. Basically that brand flopped. They had to shut it down. It was being positioned as the poor man's car. Okay, when it... You don't want to name it? Because you're part of the industry. Yeah, so everyone can guess it because it was the world's cheapest car. When it was launched at $2,500. यानी कि 1 lakh rupee, you know which car I'm talking about. 10-12 साल पहले की बात है. The truth is वो 1 लाख रुपए की गाड़ी थी. पर जो और वो लोग कहते थे PR में न्यूज़ आता था कि मोची भी खरीद सकता है. पर प्रॉब्लम ये है कि जब मोची एक गाड़ी खरीद रहा होता है, उसको लगता है कि वो मोची नहीं है, वो राजा है. The problem with our country and the people who do these large things कि देखो गरीब का भला हो रहा है, किसान का भला हो रहा है, वो सब सही है. There is nothing wrong with it. But the person who's putting millets on his plate should feel that he's a king. That's exactly what happened with that car. That car, of course, closed the production because you never gave the customer of that car a feeling that he's a king. You know, the same thing happened with an airline. You know, when they launched with a big ad that said, ये गरीब आदमी है, ये पहली बार फ्लाइट चढ़ रहा है. अब जब आदमी फ्लाइट चढ़ता है, वो गरीब की तरह नहीं फील करता यार. So the biggest problem, I'll come back to जो मैं बोल रहा था, कहानियाँ. हम जो कहानियाँ बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में या ब्रांड के बारे में, उसे ध्यान से बनाना चाहिए. Like we should make millets, like he said, every kitchen should have an ability to make millets, do more things with it. So first and foremost, what I'd like to tell you is that if it has to enter homes, and now India is becoming a more prosperous across the spectrum, you know, we are going to be the largest economy in the world. The storytelling around millets should be to only create aspiration around it and to make it like, you know, it's so beautifully shot and presented here. To make people feel that, yes, even the government's narrative should be around that. पर लोगों को एक दूसरा डर भी लगता है कि इस पूरे उसमें कहीं इंडस्ट्री प्रोसेस्ड मिलेट्स को ना किचन में भेजना शुरू कर दे. मतलब जिसे कहते हैं जो प्रोसेस्ड फूड से जो दिक्कत है वो मिलेट्स भी उसका शिकार हो जाए. इस बात पे तो जजमान नहीं कुछ बता सकते हैं हमको. My larger point is that yes, you are right that, you know, industry needs to sell a good story, but the larger point is how do you break it down? You know, you ask people, they'll say we'll do 5 things with millets. How can you do 100 things with millet? You know. So that's the next point I wanted to make is that हमने एक research करी थी. We went to a lot of housewives and asked them a question कि do you agree that millets is a good thing? They all said yes. Of course we agree. कौन disagree करेगा? और प्रधानमंत्री खुद जाके यूएस में मिलेट्स का मेन्यू में डलवा रहे हैं तो अच्छी चीज होगी. और ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, योगा से जुड़ा हुआ है, बड़ी सारी कनेक्शंस हैं इसमें हमारे हेरिटेज में. अच्छी बात तो है, अग्रीएबल है, लोग अग्री करते हैं. पर आप उनसे पूछोगे बनाते क्या हो मिलेट्स में? नहीं जी, हफ्ते में एक बार कभी कुछ बना दिया. यूसेज नहीं हो रही, कंजम्पशन. एंड इट इज नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू डू इट, दे डोंट नो व्हाट टू मेक विद इट. यहाँ पे देख लीजिए, अभी 3 फोटो होंगी, एक उपमा होगा, खिचड़ी होगी, एक डोसा होगा, बस. There is no suggestion. So what a housewife needs today, or anybody who is cooking in the kitchen needs today,
is 300 things from with millets. कि भाई आज कुछ बनाए तो कल कुछ अलग. बहुत उन्होंने अच्छी बात बोली है. It is like fructose production in America. You make 1,000 things from it. You know, it's like ethanol. You know, you do 1,000 things in context of blending. इसे एक आम अगर हम किसी को बोलें कि इससे वाटर टेबल इंप्रूव होगा, इससे आपकी डिपेंडेंस गेहूं पे कम हो जाएगी, बट इट विल नॉट मेक मिलेट आउट ऑफ योर हाउस होल्ड थिंग. और पुश यही है कि घर के मतलब आपकी रसोई का अभिन्न अंग बन जाए. वो कैसे हो, ये बताइए. नहीं, देखिए, भारत सरकार ने नेफेड को इसका जिम्मा सौंपा है और हमने अलग अलग स्तर पर उस पर काम करना प्रारंभ किया. सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी एक इश्यू रहता है, तो हमने बेंडिंग मशीन्स लगाए हैं जगह जगह पर. आप मिलेट जाकर उस मशीन से अपने आप ले सकते हैं, तो उसका एक शुरुआत हमने करी है. उसके साथ साथ हमने मिलेट कॉर्नर्स अपने नेफेड बाजार में मिलेट कॉर्नर डेवलप किए हैं. तो आप जैसे आप दूसरा सामान खरीद सकते हैं, वैसे ही आप वहाँ पर जाकर मिलेट्स भी खरीद सकते हैं, वो अवेलेबल है. इसके अलावा हमने जो है वो मिलेट स्टार्टअप्स शुरू किए हैं. तो मैं एग्जाम्पल के लिए अभी मेरे पास एक महिला आई, वो NGO चलाती थी और उसके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप थे बहुत सारे. तो हमने कहा कि जो SHG हैं आपके, हम उनको ट्रेनिंग देंगे इसकी रेसिपी बनाने का, तो वो बनाकर आप दीजिए, उसका जो प्रोडक्ट होगा उसकी मार्केटिंग नेफेड करेगी. तो हम अपने बाजार में भी उसको जगह देंगे और उसकी अलग अलग जगह पर मार्केटिंग करेंगे. तो उन महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो है वो एक मिलेट्स का प्रचार भी होगा. इसके अलावा मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर हमने खोले हैं, अर्थात वहाँ पर अलग अलग, जैसे आपने कहा कि हर तरह की जो व्यंजन है वो वहाँ पर मिलेट्स के मिलें और लोग उसको टेस्ट कर सकें. तो जब तक वो टेस्ट नहीं करेंगे तब तक उनको आगे भविष्य में उनकी इच्छा नहीं बढ़ेगी उसको करने की. तो जैसे दिल्ली हाट में आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी गृहिणी आएगी तो वो देखेगी कि ये मिलेट्स का बना हुआ सामान है, वो खाएगी तो वो भी, उसकी भी इच्छा बनेगी कि अच्छा अगर सामान है, अच्छा व्यंजन है तो वो बना सकती है. तो मल्टीपल तरीके से हमने उसको किया. गिफ्ट्स का हिस्सा बनाया है इसको, तो हम अब गिफ्ट पैक उसमें डेवलप किए हमने, तो गिफ्ट के साथ उसको हम दे रहे हैं. तो ऐसे अलग अलग स्तर पर हम उसके अलग अलग प्रयास हमने शुरू किए हैं और प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर जो है इसको इंटरनेशनल स्तर पर जो है स्थापित करने का काम किया है, उसको लेकर गए हैं. और ये ना केवल भारत का, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे जो संबंध हैं उनको अच्छा करने का काम कर रहा है. और दूसरी कंट्रीज भी हैं, हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि हम इसकी, अगर हम जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम $12 अरब तक जो है वो बाजरा का उत्पादन करने वाले हैं, तो उसके लिए बाजार कहाँ है, भारत के बाहर. तो वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं देश, और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ मिलेट्स का प्रोडक्शन भी होता है और वहाँ पर मिलेट की खपत भी होती है. तो ये सब हम काम मल्टीपल स्तर पर भारत सरकार के साथ मिलकर जो है वो कर रहे हैं. और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो घर के अंदर मिलेट्स जाएंगे और मिलेट्स के जो अलग अलग तरह के व्यंजन, जैसे हमारे साहब बोल रहे हैं कि 1000 प्रकार के व्यंजन बन सकते हैं. बिल्कुल. तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में आएंगी और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको भी, कि हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हम चारों तरफ के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, बट हमारे अंदर जो एनवायरनमेंट है, ये जैसा बाहर का एनवायरनमेंट होता है ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी एनवायरनमेंट होता है. हमारी सेहत के लिए वो अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसकी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, और मिलेट जो है उसकी बैलेंसिंग को बनाता है. जी. मैं कई बार, जैसे इन्होंने स्टोरी करी, तो कई बार मैं उदाहरण देता हूं कि भारत में हर कोस पर पानी बदल जाता है. जी. और 4 कोस पर वाणी बदल जाती है. जी. तो पानी बदल जाता है, उससे हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी अलग अलग हैं. आप राजस्थान में जाएंगे तो वो लोग मिर्च बहुत खाते हैं, आप गुजरात में जाएंगे तो लोग मीठा लेते हैं, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो उनका टेस्ट अलग है, पंजाब हरियाणा में जाएंगे तो दूध के प्रोडक्ट पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं. तो इसका कारण अलग अलग, आप बंगाल में जाएंगे तो कुछ और है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग प्रकार के मसाले उसमें आएंगे. तो ये वहाँ की एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ शरीर को जो जरूरत है हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ये उसकी जरूरत है. और इसी प्रकार मिलेट भी जो है वो हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को ठीक करते हैं. इसलिए हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो लंबे समय तक बीमार नहीं होते थे, क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व भी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं. हमारे रिसर्च सेंटर जो है उन्होंने अपनी रिसर्च के माध्यम से इसको स्थापित किया है, तो वो इंस्टीट्यूट लगातार उस पर काम कर रहे हैं. आने वाले समय में जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं
उससे मैं समझता हूं सरकार के जो सार्थक प्रयास हैं उसके कारण न केवल भारत में यह रसोई का हिस्सा बनेगा बल्कि विश्व में भी भारत का जो है ये भारत के प्रोडक्ट जो है भारत के मिलेट जो है ये विश्व में दूसरे देशों में भी रसोई का हिस्सा बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। खान साहब, आपने शुरू में बोला था कि मिलेट्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इन्होंने मतलब ही स्पोक अबाउट मिलेट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉडी, बट आपको लगता है क्लाइमेट चेंज में मिलेट्स इज द वे फॉरवर्ड? जिस तरीके से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मिलेट इज एन आंसर फॉर आवर फूड सिक्योरिटी? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप अगर देखें मिलेट्स का तो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, बिकॉज एरिड एंड सेमी एरिड जोन का क्रॉप है and it requires very little water, and that is why large parts of India which are rain fed, it is being grown, and large parts of Africa, which is India and Africa put together, make up almost 70% of the millets production. So that is one thing. Second, it does not require the chemicals application, mostly pest resistant hote, so therefore you don't need to apply that, and it depends mostly for its nutrition from the soil itself. You don't have to externally spray fertilizer and so on. So therefore, what we say climate smart, environment compliant productions, the millets are the crops. So therefore, when we are, the major issue of climate change, its implication on the food security, so millets are the answer, and therefore, in future climate mitigation strategies also, the millets production has to be stepped up. I know there would have been a lot of things to be said by all of you, but I'm really sorry we have fallen short of time. You wanted to say something, Ashok ji? One thing I want to say, जो हमारे साथी बोल रहे हैं, ये किसान फ्रेंडली भी है और लागत को कम करता है फसल की, उसके साथ साथ उर्वरक की खपत को कम करता है, कीटनाशक की खपत को कम करता है, पानी तो बताया, एक नॉर्मल गेहूं के लिए 2100 लीटर चाहिए तो इसके लिए मात्र 300-350 लीटर में इससे काम होता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही है, उसके साथ साथ हमारे फार्मर्स फ्रेंडली भी है। तो अगर हम देश के फार्मर्स को भी उनकी लागत को कम करके उनकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मिलेट्स का हो सकता है। तभी हमने जो अपना थीम रखा था वो यही रखा था कि मिलेट से सुर मिला तुम्हारा, तो मिले सुर की जगह मिलेट सुर किया था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग टाइम ऑन दिस टॉपिक ऑफ मिलेट्स, एंड आई होप इट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर किचन एंड इंडियाज किचन, क्योंकि मिलेट केवल एक डाइटरी फैट नहीं हो सकता है। मिलेट इज अबाउट फूड सिक्योरिटी, मिलेट इज अबाउट द सॉर्ट ऑफ एडिक्शन which India generated, as you very rightly said, after Harit Kranti, the food revolution, but those days are gone, and I think we really need to take steps not only in context of health of our bodies, but I think health of a larger agriculture, जो हम miss कर जाते हैं। Thank you all of you. Thank you so much, sir. TV9 भारतवर्ष का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसको अपने अभियान का हिस्सा बनाने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone. Without taking much of time, let's just continue and move over to the next panel discussion. देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद से ही हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और पिछले साल हमने ये अमृत महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के हर घर में तिरंगा लहराया, और इस बार भी देश की 77वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी एक बार फिर से देश की आन बान और शान को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से बता दूं, इस बार फिर से हम सभी को हर घर तिरंगा फहराना है, उन ऐतिहासिक पलों को एक बार फिर से दोहराना है और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा जरूर बनना है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज से अब निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की चर्चा हो रही है, और जरूरी ये भी है कि किस तरीके से जोर शोर से इस पर खास काम भी किया जा रहा है। बावजूद इसके महत्व को समझते हुए आगे बढ़ने वाले देश आज भी काफी कम हैं, और यही वजह है कि आज पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज की मार झेलने को भी मजबूर हो चुका है। लेकिन भारत ने इसके लिए कमर कस ली है। देश लगातार ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की तरफ आगे बढ़ रहा है। साल 2014 के बाद से इससे जुड़ी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने के मामले में भी हमारा देश सबसे आगे रहा है। हम 2030 तक कार्बन एमिशन में 35% तक कटौती के टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन
फुटप्रिंट सिर्फ 1.5 टन है और खास ये भी है कि विंड एनर्जी के मामले में भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं सोलर एनर्जी में हम 5वें नंबर पर हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में देश ने 290% की बढ़ोतरी की है। हमने नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से बिजली बनाने की भी पहल की और पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का टारगेट भी हासिल किया है। ऐसे में कई और आंकड़े हैं जो आज पूरी दुनिया को हमारे देश की ग्रीन एनर्जी में निवेश करने के लिए आकर्षित भी कर रही हैं। तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें अपनी इसी सफलता को न सिर्फ लगातार जारी रखना होगा बल्कि इसके लिए नए रोड मैप के साथ काम करना भी होगा और इसके लिए किन जरूरी फैक्ट्स पर, किन जरूरी फैक्टर्स पर आगे काम किया जा रहा है, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी हमारी अगली पैनल डिस्कशन में, वर्ल्ड टॉक्स शाइन टू इंडियाज ग्रीन एनर्जी सक्सेस में। पैनल को मॉडरेट करने के लिए माफ कीजिएगा, वर्ल्ड टॉक्स शाइन टू इंडियाज ग्रीन एनर्जी सक्सेस, वर्ल्ड टेक्स शाइन टू इंडियाज ग्रीन एनर्जी सक्सेस। इस पैनल को मॉडरेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी कृष्णा कुमार को। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Because it was World Takes Shine to India's green energy success. Absolutely, it's no problem at all. Thank you so much for putting into context in beautiful Hindi for us. Thank you so much. Very good evening, afternoon to all of you. Namaskar. I'm Krishna Kumar from the TV9 network, and I'll be taking you through the next panel discussion. World Takes Shine to India's green energy success. And to do this panel discussion, let me first invite the special gentleman on stage. I'm going to begin with Mr. Deepak Gupta, Honorary Director General, National Solar Energy Federation of India. Ladies and gentlemen, big round of applause for Mr. Deepak Gupta. Thank you so much, sir. And of course, keep the applause going. Mr. Vineet Mittal, Chairman, CII Renewable Energy Council and Chairman, Avada Group. Thank you so much for joining us, sir. And Mr. Rambabu Paravastu, Chair, FICI Climate Change Committee and Chief Sustainability Advisor, Greenco Group. Thank you, Mr. Rambabu Paravastu, for being with us. And of course, Dr. Rajiv K. Mishra, Chair, Power Committee, PhD, CCI. If we can get him on stage, sir, thank you so much for being with us. And ladies and gentlemen, one last round of applause for Mr. Byas Anand, CSR Head at the Dabur Group. Mr. Byas Anand, thank you so much for taking time out to be with us this evening. Well, quite the panel that we have, quite the league of extraordinary gentlemen, if I may, that we have. और हमारे साथ इधर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. So I'm going to try to mix in as much Hindi as possible in my discussion, but I'm going to request you to do all the Hindi mixing, and I'll keep it to English for as much as possible. But okay. I'm going to ask a very simple question that we begin with. हम ये सब सोच रहे हैं कि इंडिया की वक्त आ गई है to be a manufacturing hub. But even as that ambitions, are with us and we are making progress in that. Now we're looking at other ambition. Can we be a green energy hub? Can we be the leader in manufacturing technology and equipment for green energy and implementing it right here in India? So if I'm going to ask, sir, begin by telling us, how do we balance these ambitions of one being a manufacturing hub, which is all about growth, and then the other is balancing growth with nature and with our ecosystem, which is about green energy and green energy transition here in India? No, I think on the deployment front, I think we had missed the bus. Okay. Not only for green energy, but in general in manufacturing. I think the correctives are on. The government has taken very significant steps. There is PLI schemes for solar, 2 of them, and this will create capacity of 100 gigawatt for cells and modules, and 60 gigawatt for polysilicon ingot, etc. So on the solar side, other than China, okay, we will be the biggest. I think we will compete with the US. And I think we will, and we can become the world's alternative supplier. People at the moment are running between the US and China. India can play the role. Similarly, there is manufacturing schemes for batteries and for electrolyzers, etc. Right. So not only can we, and we should, and of course, we have to do so much of deployment that this manufacturing is necessary, get out of
import dependency on other Absolutely, couldn't wait more for that. Be it our EV cars and bikes, if we want, with the batteries that we can make over here and use over here. That's all we are hoping for going forward. I'm going to take this across to you as well, Mr. Vinit Mittal. The point here is that from our contribution as a country to the International Solar Alliance, to the Green Hydrogen Mission, India is leading the way when it comes to green energy transition. And being a key contributor in that, as far as the world is concerned. Your thoughts on that, sir? So if you look at, it's not just India, the whole world is concerned about environmental consequences. The West never used to feel the pinch of heat or the floods. So when it comes closer to your home, you start realizing the consequence of damage one has done to the Mother Earth and to the nature. And the technology did exist before also in terms of alternatives to hard-to-abate sector. If you talk about ammonia, Haber process is 100-plus-year-old. It's not that the technology did not exist. The whole thing was the adoption. And are you going to put your money where your mouth is, and are your policies conducive enough to support industries to succeed? So if you look at Deepak ji is here, he was our MNRE secretary. If government would have not supported it in India, and what we did is India came out with a very clear policy way back in 2009 and 10, and I was among the first player who set up 15 megawatt solar power plant in country, where government decided that coal was at 2 rupees and 2 rupees 25 paisa, that we are going to create the marketplace by enforcing a law of renewable purchase obligation. And they created the whole solar ambition of 20 gigawatt by 2020. That was the initial, that they said we will give the tariff, we'll make the process transparent, we'll create the marketplace, and same thing they did for solar and wind. And today, when move forward to 2014 and ambitious leadership came, they said we can move much faster. Why to think about 20 gigawatt, we can do 100 gigawatt. And now the result is we have 175 gigawatt of operating green projects in India, and the whole energy profile looks totally different. And if you look at in 2009, people will say, are you nuts that you are even getting into this business when 2.5 रुपए में बिजली मिल रही है, तो कौन खरीदेगा 15 रुपए का, और खरीद भी लिया तो पैसा कौन देगा? बैंक वाले बोलेंगे पागल हो गए हो क्या, बहुत पैसा वेस्ट करने के लिए जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन वो सारी कल्पनाएं चेंज हो जाती हैं जब सरकार का विजन और मिशन और थॉट्स अलाइंड होता है। सरकार ने पैसा टाइम पे दिया सोलर वालों को, विंड वालों को, और जो पावर परचेज एग्रीमेंट किए उनको ऑनर किया। एक दो स्टेट जिन्होंने हरकत करने की कोशिश की उनको कोर्ट ने बैठा दिया और कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया। उससे क्या हुआ कि ग्लोबल कम्युनिटी का इंडिया पे विश्वास बढ़ गया और लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, जबकि इस क्षेत्र में पैसा नहीं आता था 2012-13 में। उस वक्त हमारी जैसी छोटी कंपनियों ने 100 मिलियन उठाया। अब मार्केट में गया आधा बिलियन उठाने के लिए 2 बिलियन की बिड आ गई, 1.3 बिलियन उठा चुके हैं हम लोग। सो एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि जो भी सेक्टर सक्सेसफुल होता है उसमें ग्लोबल कम्युनिटी और इन्वेस्टर आके सपोर्ट करने लग गए हैं। और अगर आपका विजन पॉलिसी कंसिस्टेंट है तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करने में लगी हुई है। सो भारत ने इतनी अच्छी सफलता देखी सोलर और विंड के क्षेत्र में कि उन्होंने ये कहा कि केवल इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, तो 20% है, 80% प्रॉब्लम तो बाकी और फॉसिल फ्यूल हैं, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं या ऑयल है, गैस है, इनको कैसे कन्वर्ट करें, स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जो हार्ड टू अबेट सेक्टर हैं। उस वक्त भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया कि हार्ड टू अबेट सेक्टर के लिए भी टेक्नोलॉजी है। जैसे हमने सोलर में सफलता हासिल की है, पहले हम पॉलिसीज बनाएंगे जिससे इन्वेस्टर इसमें आ सके और उनके सारे कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे जिससे फाइनेंशियली वायबल हो, और फिर ग्रीन हाइड्रोजन परचेज ऑब्लिगेशन के थ्रू मार्केट प्लेस को क्रिएट करेंगे। और
जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर, स्टील सेक्टर, सिटी गैस, ऑयल रिफाइनरीज, उनको मैंडेट देंगे कि आप सर्टेन परसेंटेज अपने कंजम्पशन का ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल चाहिए, और फिर मार्केट प्लेस क्रिएट होगा तो इन्वेस्टर्स आएंगे. सो इंडिया इसको डिफरेंट तरीके से देख रहा है. वो इसलिए नहीं देख रहा है कि केवल वर्ल्ड चाहता है, वो इसलिए देख रहा है कि हमारे देश का कल्चर ही एक्चुअली मदर अर्थ को मदर की तरह ट्रीट करना था, और नदियों को हम माता मानते थे, पर्वत की पूजा करते हैं, और उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल डेवलप करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, green energy. Actually, our connection as a civilization with nature is so old. We were leading the world in sustainability either way, barring the 200 years of colonization. We were leading the world in sustainability either way. So it is fascinating that you are bringing that point up. You know, हमारे civilization जो है, लेकिन मैं मिस्टर रामबाबू परवस्त से ये पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे पास सही तरह के टैलेंट और रिसोर्सेज हैं इस अपॉर्चुनिटी के फायदा उठाने के लिए? इतना ग्लोबल इंटरेस्ट है, इतने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, क्या हमारे पास सही टैलेंट, रिसोर्सेज और पॉलिसीज हैं सबके फायदा उठाने के लिए? As Baki, you know, everybody else has emphasized. Right. I think the mitigating climate change is a huge challenge across the globe, and globally we need to get to net zero by 2050. Saying is okay. Everybody is, you know, going to COP and committing, etc., etc. But there is a huge challenge of accelerating it and going slow on it. Okay, so very important challenge is actually accelerating it and promoting the first level net zero solutions in each sector. For us as in India, we are sitting on an opportunity. Even though this is a responsibility, we are sitting on an opportunity, and for the first time, the Prime Minister has said that there is an opportunity for us by 2047 to become, for the first time, we have an opportunity to use our solar resources, solar radiation, an opportunity to use our water flows, an opportunity to use our wind resources, and combine that with our geographical, the landscape, which is creating an excellent opportunity for pumped hydro storage. Actually, for storage, to a large extent, we may not require the battery kind of a solution, even though it will be an important part of the solution. But at a grid scale, gigawatt level, pumped hydro storage combined with solar and wind, today is able to produce a base load power, okay, at a competitive cost than a new coal-based power plant. Today we do not have any reason to actually establish a new coal-based power plant for any other reason, okay, but not for financial reason. All right. Not for economic reasons. Fair enough. Dr. Rajiv Mishra, he's spoken about all the resources that we have. I'm going to push that other question that I'm going to ask first. Do we have the talent? We have the resources to make this renewable energy transition. Do we have the talent? If you ask me straight away whether we have the talent, let me give you a small background. What Vineet has said, what Mr. Gupta has said. The country we are saying that we have to go for green energy, and it has to be environmental friendly, whatever we do. But at the end of the day, where we stand and what the real picture is also very important. If we see, if we are generating 1400 billion units today, 80% of it still comes from thermal. And the most important thing is the renewable capacity addition is one thing, and how much energy we are getting and how we are going to meet our targets in 2030 or in 2070 when we see that it has to be net zero. So two important aspects here. One thing is to capacity addition, to have more renewable in our portfolio or basket. Second is to mitigate the environmental risk which comes from the energy transition or the thermal, which is contributing 80% of your energy. So important thing is overnight we cannot change this 80% to a level
which we feel we are a growing country. We are one of the fastest growing large economy of the world. Energy needs are going up. So keeping that in mind, we have to have a right kind of a balance that we have to mitigate the environmental or carbon gas effects of the thermal plants, and this, at the same time, increase the capacity of our renewables. The question what you asked, this country has immense talent, let me tell you. I mean, rhetorical question, sir. No. We have the talent. No. Let me tell you. The country has seen the growth in the power sector, and particularly renewable, at a much faster pace than what we all imagined. We are standing at 421 gigawatt, out of which 175 gigawatt comes from renewable. And we didn't have the talent of that scale in terms of wind or solar, or for that matter, any other renewable source. We have coped up that requirement. And the first question which you asked to Mr. Gupta, let me tell you, the country has to come to a level where we can say that if this country has to be the hydrogen hub in future in 2030, then we have to create the right kind of institutions, right kind of excellence center, and the most important thing is the research center at the right places. Okay, fair enough. Yeah, please, sir, quickly. On the talent part, I think the scale and depth of manufacturing that we are setting up for the first time in India does require special kind of talent. And we as a federation, we are talking how to be able to create that manpower which the manufacturing industries would be required. Lower down the line, I can tell you that Germany, Japan, and many other countries are now waiting to get talent from India. And you will be exporting lower level people, skilled people in these renewable energy sectors to these countries where there are short of labor. Fair enough. Mr. Byas Anand, I have to only ask you a very simple question over here. Indian companies are also going the extra mile when it comes to being more sustainable. Every company, every sector, you come from a sector where lots of talk about packaging of the food, lots, and then not just your company, across corporate India, the questions of a carbon tax, is it needed now to get into that sustainability groove of things? I want your thoughts as a representative of India Inc. on this panel. Tell us. Thanks, Krishna. In fact, what you rightly said is that every Indian company, be it large or small, is doing their bit to conserve environment, to reduce their carbon footprint. Every company has taken a target for net zero. Some will try to achieve it in 30, some 35, some 40, but those targets are already in place, in line with what Mr. Modi has also targeted for the country. But a carbon tax, I don't think is the right way to go. It may not necessarily be, taxing everything may not necessarily be the right thing. What you also need is incentives, and what you also need is popularizing. Everybody's talking about solar energy, right? And we have set ourselves the target at Dabur that over 60% of my energy requirements will come from renewable and solar or clean sources by 2026. We have already achieved 50%. But what is happening is the policy or the, across states differ. So which makes it difficult for companies to adopt or adapt the solar energy. One state, say like a UP, is very open. It will let you connect to the grid, draw solar power from the grid. But another state is completely opposed to it. It will not. It will say you will have to set up the solar in your plant premises. If you have to do it on your rooftop, only 1 megawatt per connection is allowed. So there has to be some uniformity when it comes to these policies across states. That is what's going to help companies, adapt and embrace these cleaner technologies. All right, it's a fascinating discussion. I'm afraid we can continue this discussion. I'm being told here that we're really running short on time. There is one audience question. If I may take one audience question. Sir, you have a question? I know we are running again out of time, but just wanted to ask 2-3 things, if you can quickly comment. One is that people do worry about the affordability of the energy, the new energy, which will be, commoners ask this question कि जब इतनी बड़ी कंपनियां एकदम अलग तरीके से बिजली बनाएंगी, ऊर्जा बनाएंगी, तो वो हम लोग खरीद पाएंगे क्या? एक ये सवाल
ये लोग पूछते हैं. Second is that how ready we are in terms of the institutions designing the courses, educate courses for being the future ready, and do we have the faculties and other resources, infrastructure to train the new generation to be invested in this kind of industry? That's it. Actually, I'll take that question. So when I was setting up my 15 megawatt, I was asked by First Solar, an American company, that you find a German EPC contractor or European, then only I will sell you the solar panel. And this was not long back. It was in 2010, January or February, I still remember very clearly. And we did work with Konaji, and that company doesn't exist anymore. They used to do 100 megawatt a year. Now my company does 2000 megawatt a year of EPC alone. So look at the scale, like it has gone not 10 times, it's like more than 100 times which has expanded. So in terms of human capability and the talent scale, actually India has our biggest strength more than natural resources is human talent. We are blessed and fortunate that we have the talent pool which is driving Googles of this world to Facebooks of this world to Apple of this world. We should not be worried about it. What we need to do is to start rewarding our faculty in an honorable fashion. So the best teaching talent remains in India and they empower our youths more and more. Talent is not an issue. And in terms of the energy cost and affordability, solar is the cheapest in the world. The reason we are able to think about green ammonia, green methanol, because our cost of energy is 275. The reason you pay little higher electricity cost, because we as a country still have poor people. And the government has to support underprivileged by giving them electricity either at free to the farmers or to the people who are not making good money. So that is the reason there is a cross subsidy on industry and people who can afford to pay. But solar, wind and pumped hydro together can provide you reliable, affordable, green power 24/7, 365 days. India would run cars, trucks and everything from pani. आपको जब बोले कि जल से गाड़ी चलेगी तो आप सोचते थे बच्चे कल्पना कर रहे हैं. अभी कल्पना नहीं रह गई, ये वास्तविकता हो चुकी है. ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन की कारें आ रही हैं. जिस दिन आपके डीजल पेट्रोल पंप में पेट्रोल के साथ हाइड्रोजन मिलने लग जाएगा, आपकी ग्रीन कार्स आ जाएंगी और आपकी कॉस्ट ऑफ रनिंग 1/4 होगी. कैपेक्स जरूर ज्यादा हो सकता है. सर एक समय बचपन में हम लोग जल तरंग देखते थे टीवी पे, वो जल से अभी इतना कुछ हो पा रहा है, आज ही समझ में आ रहा है हमें. तो एक मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, बिजली कहीं से फ्री नहीं आ रही है. उसको बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, मेहनत करना है. तो ये कल्चर के फ्री मिलेगा या बहुत सस्ता मिलेगा तो आप पूरे सेक्टर को खत्म कर देंगे. बिल्कुल, ये ध्यान में रखना चाहिए. So that famous हम लोग गरीब नहीं है ऐसे. Just Okay, one we thing. are really going over on time, but a very fast. Just one thing. He asked a very pertinent question. ये institutions जो जिनको आप चाहते हैं कि वहां से टैलेंट बन के आए, उनको सपोर्ट कौन करेगा? ये 2.43 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है, जो टारगेट्स हमने सेट किया है. और आपके देश में जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे IIT दिल्ली हो, IIT कानपुर हो, या आप जिनका भी नाम लेना चाहें, सब में एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस है जो कि सिर्फ रिन्यूएबल के ऊपर काम करता है. और आप अगले 5 से 7 साल में देखेंगे कि वो सेंटर किसी भी डिपार्टमेंट से बड़ा होगा. All right, one last word, sir. Dr. Rambabar Vastu. Yeah, please. On the question of affordability, that's what I was saying, that India is so fortunate that today we have architecture, besides producing affordable 24/7 electricity, we have an architecture to produce the lowest cost green hydrogen because you have a 24/7 RE. Hence, you can use the alkaline electrolyzer for the full capacity and they don't require much investment into hydrogen storage. Today, we have many people putting up architecture, hydrogen production architecture, which is the lowest, looks like the lowest in the globe. So, on the question of talent,
I just wanted to say there are multiple initiatives that are happening. Even Greenco, we are supporting a new school, Greenco School of Sustainability at IIT Hyderabad, which will run a new degree in sustainable engineering and also develop skills to be able to address the requirements of the energy transition. We believe that the energy transition and the materials decarbonization, okay, will be much larger challenge than information reorganization. Last 3 decades, we tried to reorganize the information, and we in India did help that reorganization of information. But sort of decarbonizing energy and reorganizing materials is going to be a significantly large challenge. It requires new talent, new R&D. I think India should take the leadership, and many people are actually working on this particular front to address that. Let's hope that India takes leadership. Here's a big round of applause to all the gentlemen of the panel. A fascinating conversation. I would have loved to have Byas answer corporate India's take on the progression of energy transition in the country, but I'm afraid we're completely run out of time. I want to thank every single one of you gentlemen for taking time out to be with us, and thank you for a wonderfully involved audience over here as well. Last session for today, since yet so much energy. Big round of applause for you guys in the hall as well. And with that, I take your leave. This is Krishna Kumar signing off. Thank you so much. Back to you. Thank you so much. It was great hearing you all. Okay, I would request you to please be all seated the for a few panelists to more just stay on minutes. stage for a second. We will be taking the pledge for My India, My Life goals. Requesting all the audience as well to take the pledge along with us. Please, sir. Please, sir. I would please request you to please be with us in the premises right now for a few more minutes. And अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी खड़े होकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के लिए प्लेज लें। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपनी रोज की जिंदगी में हर संभव बदलाव लाएंगे। हम अपने परिवार, दोस्तों और अपने आसपास के लोगों को पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ी आदतों और व्यवहारों के महत्व को लेकर लगातार प्रेरित करेंगे। हमारे इंडिया के लिए, हमारे अर्थ के लिए हम अपने इस लाइफ गोल को अब अपने जीवन में अपनाएंगे, हमेशा इसका पालन करेंगे। Thank you so much for your presence, and all I can say at the end of this conclave is knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. And at the end, I'm going to make the rest of my life the best of my life. Thank you so much for joining us today, everyone. Round of applause for all of you. Dhanyavad. Thank you so much. Well, you can join us for a tea, high tea, and thank you for your presence today.
हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है। अपने कर्मों से मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है। सफेद पोशाक पहने हुए तो, तो गांधी टोपी पहन लिया और तो ठीक है, पहने उसके अनुरूप आचरण भी करे ना। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। किसने रोका था यूपीए को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहां पे? क्यों वहां माताएं रो रही हैं? भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। प्रश्न है कि ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसद के 1 दिन पहले ही क्यों जारी हुआ? दोस्तों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें तो महर्षि नारद ही थे। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in the city of Lucknow, which is the capital of the state of Uttar Pradesh. Before I introduce my guest, I am going to give you a quote from a bestseller book, The Monk Who Sold His Ferrari. According to this book, the secret to happiness is very simple. Find out what you love doing and then direct your energies towards that. My guest today did exactly that. He's a monk who found a purpose beyond divine pursuit. Yogi Adityanath is the 2-time Chief Minister of Uttar Pradesh, the state whose population is more than that of France, Germany and UK combined. With a population of 230 million, making up 17% of India's population, UP would be the world's 6th largest country by population if it were a real country. A state that was considered one of the most backward in India for over 100 years. A state that sent indentured laborers to British colonies when India was under colonial rule. Yet, it's also the state from where independent India got 9 of her prime ministers. Yogi Adityanath, the 2-term Chief Minister of the state, is a monk who wears his Hindu identity with pride. He's been pilloried for being majoritarian and riding roughshod with Muslims who constitute 19% of the population of Uttar Pradesh. For those viewers not familiar with Yogi Adityanath's political beginnings, योगी जी ने 1996 में महंत अवैधनाथ के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। 1998 में महंत अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया और अगले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी और उम्मीदवार घोषित किया। और फिर 1998 में योगी आदित्यनाथ 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे कम उम्र वाले लोकसभा सदस्य बने। Today's conversation with Yogi Adityanath is going to be something which has never been seen before. That much I can promise you. प्रणाम योगी जी, ANI पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में मैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में बात करूंगी। पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप धर्मयोगी कब, कैसे, क्यों बने? क्योंकि इतनी छोटे से उम्र में आप में ये त्याग की भावना क्यों जागी? आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस और धर्म ये कैसे मिलाप हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को धर्म समझना पड़ेगा। भारत की परंपरा को अगर हम जानना चाहेंगे तो भारत ने केवल उपासना विधि को धर्म नहीं माना है। कर्तव्य और सदाचार को धर्म को का एक रूप माना है और धर्म को उससे जोड़ करके देखा है। धर्म एक व्यवस्था है, एक वे ऑफ लाइफ है, जिसको आप एक जीवन पद्धति कह सकते हैं।
वो जीने की एक कला है। विज्ञान उसके उन्नयन का एक माध्यम है। अध्यात्म उसकी चरम स्थिति, यानी साइंस उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हम जब भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो साइंस का एक अन्वेषण होता है, एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। लेकिन जब चेतना का विस्तार हम करेंगे तो चेतना का वह विस्तार अध्यात्म की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जहां पे व्यक्ति किसी कार्य का केवल सृष्टा ही नहीं बनेगा बल्कि उसका दृष्टा भी बन सकता है। और यही वैदिक ऋषियों ने किया था जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सीमित क्षेत्र और एक सीमित भूमिका के साथ आगे जाने के बजाय उसमें स्वयं प्रवेश करके देखो क्या है, तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर के इसलिए मैंने अध्यात्म का सहारा लिया और उससे आगे बढ़ करके વળતે હું ચલાવું આ બાયુનું કામ નહીં. તને ખબર પડે કે તને બાયુ ચલાવે છે કે બાયુ મારી વાઈફ મોંઘી મમતા. મમતા નામ છે ઈ છોરીનું. આ ધર્મેશભાઈ ને એની હારે મમત જાગી છે. હવે હું ઘરનું કામ તો કરીશ જ, આખી દુનિયાએ જોઈશ. જુઓ કચ્છ એક્સપ્રેસ ફક્ત શેમારુમી એપ પર, also available in Hindi. फिर उस अन्वेषण की यात्रा हमारी लगी हुई, एक साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ एक योगी के रूप में उस दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। नाथ समुदाय के बारे में कुछ बताइए हमें कि उसमें ऐसी क्या बातचीत थी कि जो आप इतनी कम आयु में आप जुड़ गए उस समुदाय से? देखिए, नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में व्यवहारिकता को लिए हुए है और व्यवहारिक दृष्टि है। यद्यपि सभी संप्रदायों की अपने अपने दर्शन हैं, अपने अपने मंत्र हैं, अपने अपनी पद्धतियां हैं, सब में श्रेष्ठता है। और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस समय वो किया। और उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ संतों की परंपरा थी, महंत अवेद्यनाथ जी महाराज को मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में चयन करके मैंने उनसे दीक्षा ली। एक गुरु का मिलना वो भी एक इट्स अ मैटर ऑफ लक भी कहिए, फेट कहिए। तो जब आप मिले उनसे तो आपको उसी वक्त पता लग गया था कि ये मेरे गुरु बनेंगे? देखिए, पता किसी को नहीं लगता है और ये लक भी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है और ये उसी के साथ जुड़ता है। देखिए, आप जिस घर में पैदा हुए हैं तो आप लिख के थोड़े गए थे, आपका प्रारब्ध था। आप ENI के माध्यम से कार्य करेंगे, जन सेवा का कार्य करेंगे, यह भी एक प्रारब्ध है। ऐसे ही ये हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमें चेतना को अपने विराट विस्तार देना होगा, समझ में सब आ जाएगा। तो जब आपने अपने घर में बताया कि मैं गुरु से मिला हूँ, मैं घर छोड़ के त्याग की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तब घर में रिएक्शन क्या हुआ? नहीं, देखिए, कोई माँ बाप इसके लिए अपनी सहमति नहीं देता है, क्योंकि उनका अपना एक दायरा है। उनका एक दायरा है जो उनका एक सीमित क्षेत्र है। उस सीमित क्षेत्र को, उसी को बंधन कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है, जो सोचता है कि मैं मेरा परिवार, ये जो भावना आती है ना, तो व्यक्ति उस तक सीमित रहता है और यही उसके बंधन का कारण है। जो उस बंधन को तोड़ करके बाहर निकलता है वही उसकी मुक्ति का माध्यम बनता है, उसके मोक्ष का कारण बनता है। और उस बंधन को जो भी तोड़ेगा
ये बंधन हर एक क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कष्ट एक हुआ आपको? विद्यार्थी अगर अपने बंधन को नहीं तोड़ेगा, एक क्लास में ही कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी क्लास में रहना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्या वो अगली क्लास में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। एक शिक्षक कहेगा कि नहीं मुझे तो जहाँ नियुक्ति मिली है मैं उसी रूप में, या कोई कार्मिक इसी रूप में कहेगा कि मुझे वहीं काम करना है, क्या वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। उसको एक बंधन तोड़ना होता है। एक क्लास में है, क्लास के बंधन को तोड़ करके अगली क्लास में जाता है, उसका प्रमोशन होता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। एक धर्म योगी से आप फिर राजनीति में आए, उस सफ़र के बारे में बताइए। और एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि एक इंसान जो दुनियादारी और बंधनों से आप निकल चुके हैं, तो उस वैराग्य से आप अगर राजनीति में आते तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ आप में? देखिए यही अंतर है, धर्मयोगी नहीं योगी योगी होता है, और मैं एक योगी हूँ। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है, कर्म भी। धर्म एक समग्र जीवन की पद्धति है। धर्म कर्तव्य के पथ की प्रेरणा देने वाला, उस पथ का की ओर अग्रसर करने वाला, आग्रही बनाने वाला एक मार्गदर्शक है। हम उसको केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं कर सकते। एक योगी के रूप में एक परिवार के बंधन को तोड़ करके समाज के इस विराटता के साथ अपना जुड़ाव हुआ है। इसलिए उस विराटता के साथ जोड़ करके अपने आप को कार्य करना। दूसरा, एक योगी का मतलब ये नहीं कि वह केवल अपने स्वयं की मोक्ष प्राप्त करने के लिए या आध्यात्मिक लाभ के लिए वह अपने आप को सीमित कर ले। अगर समाज के सामने चैलेंज है, कोई चुनौती है, तो उस चुनौती से जूझने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। याद रखना, साधना की जो सबसे पहली पद्धति आती है उसमें सेवा है। भक्ति के मार्ग का भी जो नवधा भक्ति की व्यवस्था की गई है भारत की संतों ऋषियों ने, उसमें पहला मार्ग सेवा है। कोई भी साधक सन्यासी या योगी बनता है तो उसके लिए सेवा के मार्ग का अनुसरण करके ही आगे की दीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। हम लोग भी जब एक योगी के रूप में सार्वजनिक जीवन में आए तो सार्वजनिक जीवन में किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि इस कार्य के लिए आए कि नहीं, यह एक सेवा का माध्यम है और हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा इस पद पर रह करके अंत्योदय कर सकते हैं, और उसी लक्ष्य को लेकर के व्यक्ति कार्य करता है। जी, मैं फिर से उसी बात पे आऊंगी। जब आप घर छोड़ के निकले थे, अभी हाल ही में हमने देखा एक फ़ोटो आपने ट्वीट किया था और वो वायरल भी हो गया था, जब आप अपने माता से मिलने गए थे। तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए थे? देखिए, मैं कई वर्षों के बाद गया था जी। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या उस अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहाँ पे हुआ। आप उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाए, पर जब वो आपसे मिलने आते थे, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे, सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे? नहीं, यहाँ वो कभी नहीं आए। वो मुझसे मिलने के लिए, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था।
तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा भी ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। जी, आपकी छोटी बहन जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें? देखिए, इस सब के जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। मैं एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये पढ़ के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा, तो कि कैसे महसूस कर रही होंगी वो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालतों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगी, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों, किसी के हक का छीन कर खा रहे हों। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। ठीक बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है। और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में। एक सांसारिक मनुष्य के बारे में शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं कि वह त्रुटियां अवश्य करेगा, हमेशा भ्रमित होगा। तीसरा, वह हमेशा उसके मन में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होगी। और चौथी बात उनके लिए जो कही गई है, वह कही गई है कि वह अपनी सीमित दृष्टि से भविष्य का अनुमान नहीं लगा पाएगा। इसलिए जो है सारा द्वंद्व तो इसी सब का है। पर आपकी तो ट्रेनिंग हुई होगी ना, गुरुजी ने आपको सिखाया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना, लेकिन हम लोग उनका तो कुछ नहीं ना आपके परिवार का। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है, एक योगी बनने की सामर्थ्य ले सकता है। अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से हम जो कुछ अर्जित करें, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, अगर ये भाव हर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो फिर यह समग्रता सबकी संतुष्टि का कारण बन सकता है, सारे विवादों का समाधान कर सकता है। जब आप पीठाधीश बने, आपके भारत में और भारत से बाहर भी इतने अनुयायी हैं, तो उस वक्त आपको क्या ऐसा किसी ने कहा कि आप पीठाधीश होके भी तो सार्वजनिक कार्य कर सकते हैं, राजनीति में क्यों उतर रहे हैं? ये कोई बंधन थोड़ा है, ये कोई बंधन किसी के लिए नहीं है। हम मनुष्य पहले हैं,
उसके बाद योगी हैं या सन्यासी है। और मैंने आपको बताया ना कि एक योगी के रूप में समाज के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं मैं। सेवा को धर्म को मैं सेवा का माध्यम बनाऊं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और हम वही कर रहे हैं। तो एक सन्यासी का कर्तव्य क्या होता है? क्या वही जो कर्म कर रहा है अपना, ये चाहे पत्रकार हो या फिर राजनीति? हाँ, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। आपका आप मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़े जो है मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें तो महर्षि नारद थे। आप मुझे हैं थे कि नहीं थे? नारद जी रिपोर्टर, चलिए सबसे बड़े रिपोर्टर तो ये थे कि वो हर लोक की सूचना इस लोक की सूचना दूसरे लोगों तक पहुंचा देते थे। वो क्या थे? वो एक सन्यासी तो थे। और मैं एक बात बताऊं कि सन्यासी ने किस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करके कार्य नहीं किया हो। मैंने तो पत्रकारिता का उदाहरण आपके सामने दे दिया है, और भी उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो अब इसको आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुए? धर्म के बारे में आप कह रहे थे कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सिर्फ पूजा पाठ के साथ ना जोड़ा जाए, उसे अलग भी देखना चाहिए। एक बार आपने कहा था, लेकिन आपके साथ जैसे आपकी जो वेशभूषा है, इसलिए क्या लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि अब आप सन्यासी की वेशभूषा जो है वो अलग कर दीजिए, अब आप राजनीति में जा रहे हैं, संसद में जा रहे हैं? हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है। ड्रेस कोड इसमें नहीं होता था ना, सफेद पोशाक पहने हुए तो गांधी टोपी पहन लिया तो ठीक है, पहने, उसके अनुरूप आचरण भी करे ना। देखिए, यह वेशभूषा हमारी इसलिए है लोगों की दृष्टि में हमेशा बने रहें और लोग हमारे विचलन पे उंगली भी उठा सकें और विपरीत परिस्थितियों में साथ में खड़े भी हो सकें। और इसीलिए इस प्रकार की वेशभूषा को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाता है हमेशा। कैसे? एक दृष्टि भी देती है और साथ साथ व्यक्ति को पतन के गर्त से बचाने के लिए भी उसे हमेशा सचेत भी करती है। और इस दृष्टि से हम लोग हमेशा उसके प्रति कैसे मैं चैलेंज समझी नहीं कि कैसे चैलेंज इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति इससे पहले जो आपने नेता की परिभाषा की है उस वेशभूषा में रहते थे, उनके कर्मों को भी दुनिया जानती है। दुनिया ने उस सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और हमारे सामने भी चैलेंज है कि हमें अपने आप को परफॉर्म करके साबित करना है, जिससे हमारी पार्टी को, हमारे नेतृत्व को और हमारे इस बाना को भी कटघरे में न खड़ा होना पड़े। पर जब आप भगवा वस्त्र धारण करके आप संसद में जाते हैं और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो एक ग्रुप है जो समझता है कि ये बहुत ही राइट विंग है, ये बहुत ही हिंदुत्ववादी हैं और हर चीज़ को भगवा कर दिया, तो फिर मतलब इट्स ओनली फॉर हिंदूज़, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर ओनली फॉर हिंदूज़। ये इंटरनेशनली भी लिखा जाता है, अखबारों में ऑपेड एडिट्स आते हैं कि ये बहुत ही एक्सट्रीम राइट विंग है, एक्सट्रीम हिंदुत्ववादी हैं, उनके कपड़ों से ही पता लग रहा है कि हर चीज़ भगवा है। देखिए, मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जी। हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में, मार्च 2017 में दायित्व दिया था और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, दंगा होता था तो केवल हिंदू मरता था क्या? केवल हिंदू की संपत्ति चलती थी? अगर दंगा होता था, अगर हिंदू मरता था तो मुस्लिम भी मरते थे। हिंदू व्यापारी की संपत्ति जलती थी तो उसके सटे हुए मुस्लिम व्यापारी की संपत्ति भी जलती थी। अगर गुंडे किसी हिंदू बेटी के लिए खतरा थे तो मुस्लिम बेटी के लिए भी उतना ही खतरा थे। कर्फ्यू लगता था और व्यापार प्रभावित होता था तो
तो व्यापार तो पूरे बाजार का और पूरे मार्केट प्रभावित होती थी ना, एक व्यक्ति नहीं प्रभावित होता था। परसेप्शन खराब हुआ था तो यूपी का खराब हुआ था ना, पहचान का संकट यूपी के हर नागरिक के सामने आया था ना, केवल हिंदुओं के सामने नहीं आया था। इसलिए यह एक वह स्थिति है। 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, 6 वर्ष में सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। दोनों में अंतर है। हमने ढोंग नहीं किया, कोई पाखंड नहीं किया। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसका अधिकार है भाई, उसको मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, जीतने की सामर्थ्य होगी जीतेगा, हमें सामर्थ्य होगी हम जीतेंगे, हमें सामर्थ्य नहीं है तो नहीं जीतेंगे, और नहीं जीतना चाहिए हमें अगर हमें सामर्थ्य नहीं है तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरोधी ही क्यों ना हो, अगर उसमें सामर्थ्य है, योग्यता है, उसको जीतना चाहिए। उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, कैसे हम उससे उसे वंचित कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी कार्यकर्ता दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया। ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता है, सब मौन है। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? और इसीलिए पब्लिक विश्वास नहीं करते इन लोगों में। योगी जी के डर से यहाँ पर मेरा कौन डर है? नहीं, आपने एक बार कहा था ना कि एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है। तो एक आपका एक जो आक्रामक तरीका है टू डील विद माफिया, क्या इसकी वजह से यहाँ पर है? नहीं, देखिए, हम लोग तो सज्जनों के लिए जितने संवेदनशील हैं, दुर्जनों के लिए उतने ही कठोर भी है। और इस शासन की रणनीति है, शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। यानी व्यवस्था सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सुरक्षा सबको। कानून का राज होगा, लेकिन कानून को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, कोई भी हो, कतई नहीं देंगे। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है। पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही हक तो है। क्या आप शेर को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके, नहीं रोक सकते। वही आप बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे, जाइए रोटी खिलाइए। तो वही मैं कह रही हूँ कि कानून में मैं वही कह रहा हूँ, वह एक वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था, दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है, और वह व्यवस्था, वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती। तो चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है, कौन दानव? चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। एक जब आप बुलडोजर बाबा हैं तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर, आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहाँ पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था
अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे, आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस सख्ती की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा और यही उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में ही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था। यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है, उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं, या उस स्टाइल को लेकर एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए, कोई स्टाइल नहीं है। देखिए, हम लोग, आप मना करें, हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं। देखिए, जो समाज के अनुकूल है, एक सामान्य नागरिक के अनुकूल है, प्रदेश के अनुकूल है, हम वही करेंगे। विधानसभा में आपके और अखिलेश जी के बीच में जैसे जब स्पीचेस चलती हैं, आप कुछ कह देते हैं, फिर वो वापस कुछ कहते हैं, फिर आक्रमण, आप जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा हो वैसे चलता है आपका। नहीं, देखिए, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये पाकिस्तान तो दलिद्रता की नई पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, इतनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, किसान यहाँ पर समृद्ध है, समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी भी पक्ष को, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए।
इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है। इंडिया नहीं बोलना चाहिए। I.N.D. हर एक उसमें डॉट लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। वो करामात यूपीए का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है, क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने, टीएमसी का हो, या जो भी, सबकी एक जैसी स्थिति है। तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। आपको नहीं लगता कि जैसे विपक्ष कह रही कि बीजेपी डर गई जब ये INDIA का गठन हुआ, तो वो डर के मारे एनडीए को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। टीम बीजेपी, टीम एनडीए, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। सभी बीजेपी से जुड़े हुए सभी दल, जितने भी हमारे एलाइज हैं, वे सब एक नेता के रूप में। एनडीए ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपना जो तय किया है, पिछले 9 वर्षों के अंदर वह प्रभावी ढंग से लागू हुआ है। सामाजिक न्याय बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? सामाजिक न्याय, परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। उस गरीब के घर में शौचालय बने, उस गरीब को मकान मिले, उस गरीब को राशन मिले, उस गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उस युवा को रोजगार की व्यवस्था हो, उस किसान के जीवन में भी खुशहाली आए, उस महिला को भी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। किसने रोका था यूपीए को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहां पे? क्यों वहां माताएं रो रही हैं? क्यों वहां बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आखिर क्यों नहीं कांग्रेस ने 60 वर्षों में जिन 4 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने मकान दिए हैं, किसने रोका था कांग्रेस को देने से? किसने रोका था 12 करोड़ गरीबों को शौचालय देने से? 10 करोड़ गरीबों को आज जो उज्ज्वला योजना की फ्री में सिलेंडर मिले हैं, किसने रोका था? ये हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट पकड़े हुए आज का हमारा स्मार्ट युवा, स्मार्ट बनाने से इसको रोका किसने आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक? ये कांग्रेस। यही तो कर रहे थे लोग। देश को लोकतंत्र के नाम पे जड़ता पैदा की थी इन लोगों ने, जातिवाद को बढ़ावा दिया था, परिवारवाद को आगे बढ़ाया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, भारत के प्रति दुनिया के नजरिए बदले हैं। इन चीजों को भी तो इनको समझना चाहिए। आपने कहा था कि आपके राज्य में अब युवाओं के हाथ में, एक हाथ में, पहले हाथ में तमंचा हुआ करता था, अब टैबलेट है। तो आप तमंचा किसके बारे में बात कर रहे थे? सपा शासन? सपा के सरकार में यही होता था, क्योंकि कोई रोजगार तो होता नहीं था। नौकरियां निकली तो सत्ता से जुड़े हुए दलाल बैग लेकर के प्रदेश में घूमने निकल जाते थे वसूली में। सबकी पर्चियां जाती थीं, फिर उसी के हिसाब से नियुक्तियां होती थी, फिर न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, और इस पुलिस बल में 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की जगह खाली थी। अनुमान करिए कैसे चलता रहा होगा ये प्रदेश। मैंने
मार्च 17 में पूछा मैंने, कभी ये जो है इतने पद खाली पड़े हुए हैं तो भर्ती के लिए क्या हुआ? कहा साहब कोर्ट की रोक है। कोर्ट की रोक क्यों है? फिर न्यायालय ने कोई कारण से रोका होगा ना। तो फिर बताया गया कि साहब जो है प्रक्रिया गलत थी। मैंने कहा गलत क्या थी बताओ मुझे। जब भर्ती बोर्ड को मैंने बुलाया, उन्होंने कहा साहब इसमें लीकेजेज की ये संभावनाएं थी। तो मैंने कहा न्यायालय ने ठीक तो किया था। हमने यूपी पुलिस में पिछले 5 वर्ष में 1,65,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरी की है। वे सभी नौजवान, जिसमें 20% महिला पुलिस कार्मिक भी हैं। ये केवल उसी में नहीं, शिक्षकों की भर्ती में भी। आप सोचिए, बेसिक शिक्षा में 1.5 लाख पद खाली थे। हमने उस प्रक्रिया को 1,64,000 से अधिक भर्ती शिक्षकों की भी पूरी की है। बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की या मेडिकल एजुकेशन की अभी मैंने चर्चा नहीं की है, ये भर्ती अलग है। और ये सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी स्वच्छता के पूर्ण तरीके से संपन्न हुई हैं। तो महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे थे, तो ऐसे भी होता था उत्तर प्रदेश में, मैंने खुद कवर किया है कि अगर कोई पीड़िता दलित थी तो वो पुलिस स्टेशन में जाके अपना एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती थी क्योंकि वहाँ पर कोई यादव एसएचओ था। ये सब उत्तर प्रदेश में बहुत मान्यता रखती, क्योंकि गांव-गांव में ये जातिवाद जो है वो इतना हावी था। आज ऐसा नहीं है। आज देखिए, हमने यूपी में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पास जब 17 में हम आए थे तो मात्र 10,000 महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे। कुल कार्मिकों की संख्या हमारे पास 10,000 थी। आज हमारे पास यह संख्या 40,000 है। और हमने एक मानसिकता भी थी कि उन महिला कार्मिकों को फिर ड्यूटी नहीं दी जाती थी, क्योंकि यूपी के अंदर ऐसा माहौल था, लोग इतने भयभीत थे, कहते थे कि आप महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस अधिकारी फील्ड में जाकर के क्या अपराधियों को फेस कर पाएंगे? उन्हीं की सुरक्षा की। मैं वही कह रहा हूँ, ये भी भाव था। तो मुझे जब इस प्रतिवेदन मिले कि हम भी फील्ड में, महिला कार्मिकों ने मुझे इस बात को कहा कि हम भी फील्ड में ड्यूटी करना चाहते हैं, मैंने कहा एकदम इनको ड्यूटी मिलनी चाहिए। तो फिर ये हुआ कि कैसे इसको किया जा सकता। हमने एक मिशन शक्ति का एक अभियान प्रारंभ किया। ये अभियान चल रहा है और इसमें सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें मैंने हर महिला कांस्टेबल को महिला बीट अधिकारी के रूप में नामित किया है। और उनकी जिम्मेदारी है 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें यूपी में इस समय, लगभग 58,000 हैं, कुछ नगर निकाय में आए हैं, 57,700 के ऊपर अभी भी हमारे पास ग्राम पंचायतें हैं। वे सप्ताह में एक दिन ग्राम पंचायत में जाकर के गांव की सभी महिलाओं के साथ महिला सुरक्षा पे चर्चा करेंगे। आंतरिक या बाह्य कहीं सुरक्षा में कोई सेंध लगाने वाला है तो महिला कांस्टेबल को बताएंगे। और उन सबको पिंक स्कूटर हमने उपलब्ध करवाए हैं महिला कार्मिक, जो कुछ को करा दिया गया, कुछ को कराया जा रहा है। ऐसे शहरी क्षेत्र में भी। और ये हर सप्ताह उनकी जिम्मेदारी है जाकर के देखना। आज आप देख रहे होंगे महिला यहाँ की बेटियाँ आज पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में नहीं रहती, आज यूपी में ही अपने कॉलेज में एडमिशन कराती हैं, घर से जाती हैं, अपने माँ बाप के साए में रह करके पढ़ाई कर रही हैं। आज उनके सामने कोई भय नहीं। और अगर किसी ने महिला सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो कठोरतापूर्वक वे बेटियां स्वयं निपट लेती हैं फिर उनसे। ये माहौल हमें पैदा करना पड़ेगा। ये जो INDI ग्रुपिंग बनी है, ये महिला सुरक्षा 2024 तक महिला सुरक्षा को एक बहुत बड़ा इशू बनाएगी, क्योंकि मणिपुर में जो गैंग रेप जो मसला हुआ था उसको लेकर कहेगी कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़रूर कहती है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है, और मणिपुर का किस्सा उठाएगी। तो तब आप बैकफुट पे तो चले गए ना, क्योंकि कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे? देखिए, एक बात हम सबको समझनी होगी। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर संवैधानिक संस्था की अपनी लक्ष्मण रेखा है, और जब भी उसका अतिक्रमण होगा तो दुर्भाग्य से इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं।
मणिपुर के लिए आप केंद्र और राज्य सरकार को दोषी तो ठहरा रहे हैं। मणिपुर में शांति होनी चाहिए, हर व्यक्ति की कामना है, क्योंकि पिछले 9 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य पूर्वोत्तर के राज्यों में हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष के दौरान मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर हो, जिस प्रकार से शांति बहाली वहाँ हुई और राष्ट्र की मुख्य धारा से क्षेत्र जुड़े हैं, ऐतिहासिक है। आज़ादी के बाद पहली बार अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये सभी मुख्य धारा के साथ जुड़कर के विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़े थे। दुर्भाग्य से पड़ोसी मुल्कों के द्वारा जिस प्रकार की साजिशें कभी कभी रची जाती हैं, और लगातार नॉर्थ ईस्ट के मामले में तो इसके साक्ष्य हैं, कहीं ना कहीं जब किसी स्तर पर अनावश्यक लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करके कार्यपालिका के कार्य में जब कोई संवैधानिक मशीनरी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगी, जो काम संसद का है, जो काम कार्यपालिका का है, उसमें हस्तक्षेप होगा, तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है। आप विश्वास करिए, मणिपुर में फिर से शांति बहाली होगी और वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट जिस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। पूर्व सेनाध्यक्ष कांग्रेस हो या यूपीए हो या INDIA जो ग्रुप है, ये जो ... ग्रुप है, यह ग्रुप अपने यहाँ देखे ना, बेटी मणिपुर की हो या राजस्थान की, यूपी हो या बिहार या वेस्ट बंगाल, हर बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ये किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न है देश की जनता भी करना चाहेगी इन लोगों से कि ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसद के एक दिन पहले क्यों जारी हुआ, जिस दिन संसद चलनी थी उसी दिन क्यों जारी हुआ? इसके पीछे क्या साजिश नहीं दिखती है? अस्थिरता पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसके नाम पे भारत को बदनाम करना और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की इसकी साजिश नहीं है। जो लोग अपने यहाँ लोकतंत्र बहाली नहीं कर पाते, लोकतंत्रवादियों को कुचलते हैं, उन लोगों की साजिश इसके पीछे है, और उसका मोहरा कुछ चुनिंदा लोग बन रहे हैं कि सब दिखाई नहीं देता है। ये सब स्पष्ट है। हम लोगों को इन चीज़ों को भी देखना होगा और इससे सतर्क होकर के ही हम शांति भी बहाली करेंगे। साथ साथ आम जनमानस का विश्वास मोदी जी के प्रति है और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में NDA की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें 2024 में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप राजनीतिक साजिश की बात करते हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे ने कहा है कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो एनिमीज हैं, चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, वो हमारे बीच जो लोग हैं और जो फिशर्स हमारे बीच हैं, जो दरारें हैं हम लोगों के बीच, उन दरारों को और डीप और गहरा करना चाहती है। तो इस मणिपुर के किस्से को ही लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका भी कोई हाथ हो इसमें। नहीं, मैंने कहा ना कि जो लोग लोकतंत्रवादियों को अपने देश में कुचलते हैं, उनको मणिपुर और भारत का लोकतंत्र कैसे अच्छा लग सकता है? और आपका राज्य भी नेपाल से जुड़ा हुआ है, आप भी एक किस्म से आप भी एक फ्रंटियर हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। INDIA को लेकर बात चल रही थी, तो अगर अखिलेश और राहुल गांधी फिर से वापस आते हैं जैसे 2017 के चुनाव में आए थे, तो क्या फिर से बीजेपी के लिए? उत्तर प्रदेश में सभी जोड़ियां आ चुकी हैं। 2014 में ये सब मिलकर के लड़ चुके हैं, 2017 में, 2019 में, 2022 में, चारों चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA ने विराट बहुमत के साथ में
सफलता प्राप्त की है और 2024 में उत्तर प्रदेश भी और देश भी इंतज़ार कर रहा है देश को धोखा देने वाले, देश की जनता को जाति, मत और मजहब के आधार पर बांटने वाले, सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को प्रश्रय देने वाले, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की भट्टी में झोंकने वाले तत्वों को ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। उनकी पार्टियां सब कहते हैं कि आपकी पार्टी है जो एक सिस्टम लाना चाहती है और उस सिस्टम के अंतर्गत आप जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को, मीडिया को, सबको दबा के रखते हैं और यूसीसी भी उसी में कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड भी उसी रास्ते में एक है। देखिए, यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार ज़्यादा है। मुझे एक बात बताइए कि हम न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और परिवार में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये शुरुआत परिवार से तो करो। शादी ब्याह का हो या संपत्ति और विरासत का मामला, ये सब पे एक समान रूप से लागू होना चाहिए। वन नेशन वन लॉ की थ्योरी लागू तो होनी ही चाहिए। अगर एक देश के नागरिक हैं, और दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता, वो बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़ने की बात करता है, और भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। भारत के कानून को हर एक को स्वीकार करना चाहिए और उसी में सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि निहित है। जी, मैं वापस उत्तर प्रदेश पे आती हूँ। राम मंदिर, लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ही शायद लिखा था कि मंदिर आपके कार्यकाल में होगा। गोरखनाथ पीठ और अयोध्या मंदिर, इसका संबंध अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है, देखिए, जब ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था, दुर्भाग्य से उसके एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। बहुत सारे लोग देश की आज़ादी के जश्न में उस समय शामिल नहीं हो पाए होंगे, या उस समय के कोई चश्मदीद आज के दिन पे बताने की स्थिति में नहीं रहता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको उस समय की घटनाओं के बारे में इस प्रकार की स्थिति जानकारी होगी। लेकिन हम सब कह सकते हैं, आज की हर पीढ़ी का हर नागरिक कह सकता है कि जब ये देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किया था, तब हमने देश के जश्न के साथ सहभागिता की थी, हर घर पे तिरंगा पहना करके। हर ग्राम पंचायत और हर नगर निकाय कह सकता है कि साहब हम भी भागीदार बने थे, क्योंकि हमारे घर में अमृत महोत्सव हमारे गांव में बना हुआ है, हमारे नगर में बना हुआ है। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कुछ बात कही थी, कुछ संकल्प दिलाए थे कि 2047 में अगर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है, तो उन्होंने कुछ संकल्प दिलाए थे जो पंच प्रण के रूप में जाने जाते हैं। इस पंच प्रण में विरासत का सम्मान भी है, गुलामी के इंसों को सर्वथा समाप्त करना भी है और नागरिक कर्तव्य भी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का कार्य है, ये उसी विरासत का सम्मान है जो कार्य आज़ाद भारत में 1947 में होना चाहिए था। लेकिन दूरदर्शिता का अभाव, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति दुराव स्पष्ट दिखाई देता है। अन्यथा यह विवाद 1947 में सुलझ सकता था, 1949 में सुलझ सकता था, इसके बाद भी सुलझ सकता था, कभी सुलझने नहीं दिया गया। आखिर यह आज कैसे सुलझ गया? कोई विवाद तो नहीं हुआ, बड़ी बड़ी दावे लोग करते थे, कुछ भी तो नहीं हुआ, शांति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में तो। और ये मेरा सौभाग्य है
कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और देश भर से सहयोग मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। 3 पीढ़ी कैसे? मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी, 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी, और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरक्षपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ से हुई थी। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था, और स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक संतुष्टि का भी माध्यम बना कि एक तरफ करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का आनंद भी मिलता है, और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान भी हम इस रूप में कर पा रहे हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, आप पहले चीफ मिनिस्टर हैं जब जो अपने कार्यकाल में 100 बार आपने दर्शन किए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और की छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं, और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना
जो उन प्रमाणों को नकार रहा है। अरे वाह, बड़ी हेल्दी लग रही है। बहुत दिनों से मिले नहीं ना, तो सोचा आ जाती हूँ। तेरा भी तो रेस्ट हो जाएगा। मैडम हम बीमारी कहीं से भी आए,